अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का हमारा नॉवेल है मोहब्बत हूँ मैं भी, और ये लिखा है रेहाना आफताब साहिबा ने। मैरीन उस्मान, सिंगार में और कितना वक्त लगाओगी? पर्सनल सेल कान से लगाए उसकी झल्लाहट पे बेसाख्ता मुस्कुराकर मस्कारा लाइनर से सजी सहरंगेज आंखें मिरर पे जमा दी। इब्राहिम, बड़े उतावले हो रहे हो। ब्लशर रुखसारों पे फेरते उसकी जान सुलगाने में कोई कसर ना छोड़ी। उतावला? और तुम्हारे लिए खुदा को मानो यार, मर के मैंने कब्र में जाना है। मैं तो फ्रूट विद फ्रेश क्रीम, समोसे, ब्लैक फॉरेस्ट केक, गजरीला अंडे की खीर और स्पाइसी चाट खाने को उतावला हो रहा हूँ, जो तुम्हारी फ्रेंडो कजिन मेरे सामने सर्व कर रही है। मेरे गम का अंदाजा लगाओ कि मैं इन्हें सिर्फ देख सकता हूँ। खाने की इजाजत उस वक्त मिलेगी जब चीफ गेस्ट साहिबा तशरीफ लाएंगी। मेरी भूख को मजीद मत भड़काओ, आ भी चुको यार। आखिर में उसका लहजा ऊंचा हो गया। दिलचस्प अंदाजे बयां पे उसके लब मुस्कुरा उठे। कितना खाते हो तुम? हैं, क्या मोबाइल पे मेरी तस्वीर भी आ रही है? तुम्हें कैसे खबर हुई कि मैंने इलाके गैर से एक समोसा उड़ा लिया है? काफी टेस्टी है। सुनो, मेरी मानो तो जल्दी चली आओ, तुम्हारे आने तक सफाया हो गया तो इल्जाम मत देना भाई। करीब से समारा की चीख सुनाई दी। गालिबन उसे समोसा उड़ाते रंगे हाथों पकड़ा जा चुका था। नाराज क्यों होती हो? लो, रख देता हूँ। आधा खाया हुआ है तो क्या हुआ? वो उसे मना रहा था। कम से कम आज के दिन तो मत सताओ उसे, बर्थडे है उसका। वो उसे सरजनिश करने लगी। जिसे तुम सताना कह रही हो ना, ये प्यार है। कल जब वो प्यार पिया देश चली जाएगी तो मैके में मनाई सालगिरह याद करके उसके लब कम से कम मुस्कुराएंगे तो? सोचो कि दरीचे से कोई खुशकन तस्वुर उसे खिलखिलाने पर तो मजबूर कर देगा ना। है तो पराई, जाने कैसा नसीब हो। मुझे उसके कल पे तो इख्तियार नहीं होगा, आज पर तो है। गंभीर लहजे में धीरे धीरे बोलता वो उसके मन मंदिर में कितनी ही घंटियां बजा गया। लग नहीं रहा था ये वही इब्राहिम है जो चंद लम्हे पहले बुजला संजी में मगन था। इससे पहले कि हम बहन भाई में संगीन नाराजगी हो जाए, फसाद की जड़ चली आओ। वो जो अभी तक उसके लफ्जों के भंवर में खोई हुई थी हड़बड़ा गई। इब्राहिम, जान से मार दूंगी तुम्हें, उसका कहकहा बेसाख्ता था। फिर उसकी आवाज सरगोशी में बदल गई। ऐसा मकतूल तुमने देखा है जो अपने कातिल का दिलो जान से इंतजार कर रहा हो? नहीं ना। तुमसे तो आकर निपटती हूँ। खुद को संभाल कर उसने साबका लहजा इख्तियार किया, मगर लहजे की लड़खड़ाहट ने दूसरी तरफ इब्राहिम के लबों पे जानदार मुस्कुराहट दौड़ा दी। कब तक दिल का भेद तुम हमसे छुपाओगी? एक दिन राह पे आना है, तुम राह पर आ जाओगी। उसने बरजस्तगी से शेर पड़ा। मैरून उस्मान को अपना चेहरा तपता हुआ महसूस हुआ। मैं लेने आ जाऊं? अपनाइयत, मोहब्बत, जिम्मेदारी का एहसास लहजे में आ समाया था। लफ्ज लफ्ज में सहर था। जानती थी बेहद ख्याल रखने वाला है। मैं आ जाऊंगी। मैं मुंतजिर हूँ तुम्हारी आमद का। क्यों? उसने पूछा। कभी कभी जानकर भी अनजान बनने में लुत्फ आता है। समात किसी दिलरुबा जुमले की मुंतजिर थी। आई थिंक यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी। सहर फूंक कर वो खामोश हो गया। वो कितनी ही देर उसके लफ्जों के सहर में जकड़ी रही। मम्मा को अपने जाने का बताने सिटिंग रूम में आई तो रामीस रजा पहले से विराजमान था। सलाम दुआ के बाद मम्मा से मुखातिब हुई। मम्मा, मैं जा रही हूँ। रामीस, इतने दिनों बाद आया है, जरा कंपनी दो इसे। मम्मा, मैं पहले ही लेट हूँ, समारा की कॉल भी आ चुकी है। सॉरी रामीस। जल्द से जान छुड़ाना मकसूद था। मम्मा नागवारी से उसकी उजलत देख रही थी। कहाँ की तैयारी है? रामीस की नजरें धानी सूट में संवरी मेहरीन उस्मान पर ठहर गई। पुप्पू के घर, आज समारा की बर्थडे है। बर्थडे सेलिब्रेट करने का इतना ही शौक है तो 10 लोगों को बुला कर करती। मम्मा तिनक मिजाजी से गोया हुई थी। आप जानती हैं पुप्पू के यहाँ बर्थडे मनाने का तसव्वुर नहीं है। ये तो हर साल मैं जबरदस्ती करती हूँ, और ये उनकी मोहब्बत है कि मेरे कहने पे तैयार भी हो जाते हैं। उसे रामीज के सामने मम्मा का अंदाज बुरा लगा। फॉरगेट इट पुप्पू। बर्थडे शान से बनाने के लिए रुपयों की जरूरत होती है। रामीज का अंदाज मम्मा से 2 हाथ आगे था। बजा फरमाया रामीज रजा, रुपयों से 20-30 पौंड का केक, 6 फीट लंबी मोमबत्ती खरीद सकते हैं। रुपये के बलबूते पर शहर के करीम आपके दीदा जेब लॉन में जमा हो सकते हैं, मगर जो खुशी 4 कमरों के मकान में 1 पौंड का केक काटने से होती है, वो 30 पौंड का केक काटने से नहीं होती। क्योंकि खुशी तसनाओ बनावट में नहीं, सादगी में न्याय। कैसा बिहेव कर रही हो तुम? मम्मा को उसकी कर्श बातें एक आंख न भाई। रहने दे पप्पू, ये लेट हो रही है। बी जमालू का किरदार अदा करके वो सालिस बन गया। चलो, अपनी नई पिजारों में तुम्हें ड्रॉप कर दूं। थोड़ी देर पहले इब्राहिम ने भी कमोबेश ऐसा ही जुमला कहा था, मगर उस जुमले में एहसास जिम्मेदारी और मोहब्बत रची बसी थी, जबकि रामिस रजा की नुमाइशी ऑफर पे उसके लब भिज गए। नो थैंक्स, अल्लाह हाफिज।
पुप्पू मैंने आज ही नए मॉडल की पिजारो खरीदी है। पिछले माह ही तो तुमने नई टोयोटा खरीदी थी। बस दिल भर गया था उससे। नई चीजें देखकर मुझसे कहाँ रहा जाता है। रामीस इतराते हुए गोया था। उफ, इंसान और उसकी ख्वाहिशात। आजकल मेयार जिंदगी का मफहूम बदल गया है। जरूरियात जिंदगी पूरी होने के बावजूद आज के इंसान को एक्स्ट्रा रखने की आदत सी हो गई है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, ना कि गरीब वो नहीं है जिसके पास थोड़ा है, गरीब वो है जिसे और की हवस है। उसने सोचा। पोर्च की तरफ उठते कदम के साथ उसने मम्मा और आमीज की मादी बातें बगौर सुनी और तआस्सुफ से सर हिलाकर रह गई। ग्रे गेट पे आल्टो को ब्रेक लगा तो तने आसाब ढीले पड़ गए। डैशबोर्ड से समारा के लिए रखा गिफ्ट और बुके हाथों में थामे डोरबेल बजाने को तैयार हुई तो दरवाजा खुद ही खुल गया। जानी पहचानी सदा समाज से टकराई। बहुत दूर से तेरे कदमों की आहट जान लेते हैं तुझे। ए जिंदगी हम पहचान लेते हैं। दोनों पट पे दाएं बाएं हाथ फैलाए, धानी शर्ट और ब्लैक जींस में मलबूस इब्राहिम जानदार मुस्कुराहट लबों पे सजाए पुरशौक नजरों से उसे तक रहा था। हटो परे। उसे दरवाजे पे बदस्तूर खड़े देखकर वो घूरने लगी। मेरे लिए लाई हो? उसकी बात को नजरअंदाज करके पूछा। शरारती नजरें बुके पर थी। बुके लेने को हाथ बढ़ाया, वो साइड से निकल गई। इस उम्र में खुशफहमियां अच्छी नहीं होती। पलटकर चिढ़ाने से बाज ना आई। वो उसकी पुश्त पे नजरें जमाए खड़ा था। नफी में सर हिलाते दरवाजा बंद कर दिया। अंदर आया तो वो अम्मा से लगी खड़ी मुस्कुरा रही थी। मम्मा, रामीज की बातों से बिगड़ा मूड अब ठीक था। इस घर के दरो दीवार और मकीनों के अंदाज में इतनी मोहब्बत और बेसाख्तगी थी कि वो इस हिसार में आकर हमेशा पुरसुकून हो जाती थी। भाभी से मिले काफी दिन हो गए हैं। सुबह भाई समारा के लिए गिफ्ट लेकर आए तो मैंने गिला किया कि भाभी को भी ले आते। भाभी सदा हमसे फासले पर रही। स्टेटस तो फकत एक बहाना है, असल में तो उन्हें खलक। अम्मा छोड़े बीती बातों को। समारा, केक काटो भाई, क्योंकि जिसका था इंतजार वो शाहकार अब हमारे दरमियान है। उसके फीके पड़ते चेहरे को देखते इब्राहिम ने पुप्पू को बीच में टोक दिया। जानता था वो बेहद हसास लड़की है, खुद को मुजरिम गिरदारने लगती थी, वह जुर्म किसी का भी हो। ज्यादती मम्मा की तरफ से। आप गलत नहीं है पुप्पू। उसने पुप्पू को अपने साथ लगाया। उसे इस नाम में दरवाजे पे दस्तक हुई। उसने दरवाजा वाक कर दिया। पुप्पा नमाज से असर अदा करके मस्जिद से लौटे थे। अस्सलाम वालेकुम पुप्पा जान। उसने आगे बढ़कर सर झुका दिया। जीती रहो, अल्लाह नसीब अच्छा करे, अच्छा बर मिले। आखिरी दुआ पे उसकी नजरें बेसाख्ता वापस आते इब्राहिम से मिल गई। लबों पे रक्सा शरारती मुस्कुराहट और आंखों में उमड़ती शोखी दूर से पढ़ी जा सकती थी। उसने नजरें फेर ली। बिल आखिर केक कट गया। पुप्पू जान के कोई पुराने मिलने वाले आ गए थे। पुप्पू जान भी वहीं चली गई। समारा आने वालों की खातिर में लग गई। समारा के इसरार पे एक प्लेट में कुछ चीजें लेकर वो छत की सीढ़ियों पे बैठ गई। सर्दियों की आमद थी। हवा में हल्की हल्की खुनकी जिस्म को भली लग रही थी। सुनो, वो अपनी प्लेट लिए उसके साथ आखिरी सीढ़ी पे विराजमान हो गया। अच्छी लग रही हो। इत्तला है या तारीफ कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? उसकी प्लेट से फिंगर चिप्स उठाकर बदस्तूर खाते हुए इस्तफसार किया। यही कि तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं। माना कि बादल छाए हुए हैं, बूंदाबांदी का इम्कान है, खबरों में सुन कर आई हूँ, मगर खासा उजाला है। उसके बावजूद तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि तुम मेरी प्लेट खाली करते जा रहे हो? अपनी प्लेट से समोसे उठाते उसके हाथ पे हाथ मारा। समोसा प्लेट में गिर गया। शेयर करने से मोहब्बत बढ़ती है। जवाब तैयार था। शेयर करने के चक्कर में तुम सब चट कर जाओगे। तुम्हारी बीवी तो भूखी मरेगी। उसका इसका मुझे अंदाजा है। मुंह बिसूर के प्लेट उसकी पहुंच से दूर की। उसका कहकहा बेसाख्ता था। फिर शरीर लहजे में उसकी तरफ झुकते इस्तफसार किया। बड़ी हमदर्दी है तुम्हें मेरी बीवी से। आखिर मेरी सिर्फ से ताल्लुक होगा उस बेचारी का। ये रही आप दोनों की कॉफी। समारा 2 मग उठाए चली आई। लगता है बारिश होगी। वो आसमान पे नजरें जमाए पेशन गोई में मसरूफ थी। बारिश हो गई तो ठंडी में भी इजाफा हो जाएगा, लेकिन सर्दियों की बारिश का भी अपना ही मजा है। समारा गोया थी। नीचे पुप्पू ने पुकारा तो वापस बोली। यकायक ही काले बादल छा गए। तारीकी चारसू पर फैलाने लगी। समारा ने सीढ़ियों की लाइट जला दी थी, जिससे छत रोशन हो गई थी। बादल गरजे, बिजली चमकी, आकाश से टपकती बूंदें कतार दर कतार जमीन से गले मिलने की तैयारी करने लगी। आकाश से जमीन तक गो की काफी फासला है, मगर जब भी बारिश का पहला कतरा जमीन के लब को छूता है तो जमीन का तशना मुंह खुल जाता है। उसकी प्यास भड़क उठती है, तशनगी जाग उठती है। बस एक लम्हे का होता है ये खेल। फिर हर गिरता कतरा जमीन के सूखे तन पे सैराबी की दास्तान रकम करता चला जाता है। दोनों को शुरू से ये मंजर मबहूत कर देता था। अब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दोनों खामोश, मुहर बलब,
आकाश के सीने पे निगाहें जमाए बैठे थे। बारिश का पहला कतरा जमीन के लब पे गिरते वो दिलचस्पी से देखा था। फिर बेसाख्ता मुस्कुराकर दोनों ने एक दूसरे को देखा था। निगाहों के तसादुम पे शायद कि बिजली चमकी थी। तभी उफक की सुर्खी मैरीन के आरिज़ों पे बिखर गई। नजरें चुराकर अ, उस शहर से निकलना चाहा। बूंदें एक के बाद एक उन पे छींटे उड़ा रही थी। मानी खेज खामोशी पे धड़कनें हरासा हो गई तो वो उठने लगी। फिर उसका सर मकानिकी अंदाज में घूमा। इब्राहिम की सागर आंखें उस पे उठी थी। उसके हाथ पे उसका हाथ आ पड़ा था। सहरंगेजो सागर आंखें मुतसादिम थी। इब्राहिम के लब नज्म कह रहे थे। हमने न किया कोई वादा, न खाई कभी कस्में, जिक्र छेड़ा न मोहब्बत की, बात दिल की न हुई थी। हमारी बातें हमेशा आम सी रहीं। मूवी, मैगजीन या फिर करंट अफेयर्स पे घंटों बोलते थे। जमाने की बेहिसी पे आए भरते थे। बेफैज लोगों पे अफसोस करते थे। जब कभी बादल आते तो खिल से जाते थे। निगाहें आसमां के सीने पे जमाए हौले हौले कुछ गुनगुनाते थे। बारिश का पहला कतरा जमीन के लब पे गिरता तो मुस्कुरा कर एक दूसरे को देखते थे। वही लम्हा बावर करा जाता, मोहब्बत अनकही अपनी। सैर अंगेज लफ्जों की आंच ने दिल को छुआ तो पलकें झुकती चली गईं। वो चाहती भी तो खुमार आलूद लहजे में इस जादूगर के सैर से पीछा ना छुड़ा सकती थी। और वो ऐसा चाहती भी नहीं थी। इब्राहिम के दिल की आवाज में उसकी धड़कनें हम आवाज थी। इब्राहिम ने लफ्जों के शहर में उसे कब से जकड़ा हुआ था, उसे याद नहीं। दोनों ही आगाह थे कि वो एक दूसरे के लिए खास एहसासात रखते हैं। कभी वो खुले ढले कुछ कह जाता तो वो अनजान बन जाती। एक अरसे से ये आंख मिचौली दोनों एक दूसरे के साथ खेलते चले आ रहे थे। उनकी मोहब्बत कहीं अनकहीं के बीच पनप रही थी, पर आज इजहार की घड़ी ने दस्तक दी थी। मैरी, चंद सानिये बाद उसकी सदा सुनाई दी। नाम इंसान का लिबास है और जब दिल में रहने वाला नाम लेता है तो उसी लिबास में चांद सितारे टक जाते हैं। लिबास की खुशनुमाई बढ़ जाती है। अपना नाम बड़ा अछूता और दुनिया लगने लगता है। सीढ़ी पे रखे हाथ को उसने अपने हाथ में ले लिया। सब तुम्हें मैरी कहते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा मेरी कहा है। इस पे तुमने मुझसे कितनी बार लड़ाई भी की कि मेरी तेरी ये क्या नाम हुआ। भला तब मैं मुस्कुरा कर रह जाता था। आज मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें मैंने जब भी देखा मुझे लगा तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। सरशारी से मुस्कुराते हुए वो नजरें झुका गई। मैं तुम्हें चाहता रहा हूँ कब से, ठीक से उसका इसका जवाब तो शायद मैं भी नहीं जानता। कभी तुमसे इजहार नहीं किया कि मोहब्बत को प्लान करके इजहार तो कभी नहीं किया जा सकता। जिस तरह मोहब्बत बेइख्तियार होती है, बेइख्तियार कर देती है, उसी तरह इजहार में भी बेइख्तियारी अच्छी लगती है। सोच समझ कर बिजनेस किया जाता है, मोहब्बत नहीं। तुम्हें चाहने के बाद से किसी लम्हे मुझे नहीं लगा कि मुझे तुमसे बाकायदा इज़हार करना चाहिए, लेकिन अब ये बेइख्तियारी सरज़द हो गई है। तो मैं तुमसे फ़कत एक सवाल का जवाब चाहूँगा। वो बग़ौर उसे देख रही थी। उसकी इस्तफ़हामिया नज़रों में अपनी सागर आँखें डालकर उसने हौले से सवाल किया, क्या तुम इजाज़त दोगी कि मैं हमेशा तुम्हें चाहता रहूँ? कितना दिलकश सवाल था। आनन-फ़ानन मैरीन उस्मान की ज़ात अनमोल कर दी थी। उसने इस अंदाज़ में, इस लहज़े में वो इ उसके इस अंदाज़, इस लहज़े में वो जान भी माँग लेता तो वो दे देती। वो तो फ़कत मोहब्बत करते रहने का ख्वाहिशमंद था। मोहब्बत की तारीख़ में शायद ये पहला दीवाना था जो महबूब से जवाब-ए-इज़हार का मुतमन्नी नहीं था। वो बाख़बर था। सिनफ़े नाज़ुक जिस मर्द को अपना सही हक़दार समझती है, उससे ही चाहे जाने की आरज़ूमंद होती है। अगर मैं ना कहूँ तो उसका मकसद महज़ परखना था। थोड़ी देर पहले मैंने भी कहा था ना कि मोहब्बत बेइख्तियारी जज़्बा है, लेकिन बेइख्तियारी से पहले मोहब्बत का वजूद है। मोहब्बत ना हो तो बेइख्तियारी बेरूह है। मोहब्बत करने के कुछ आदाब होते हैं। हम हाकिम और मुहिब महकूम नहीं है, जिस पे रोब जमा कर अपनी सी कर गुज़रो। मोहब्बत खुद ही का ज़ैम नहीं है। मोहब्बत की घाट पे अना ज़ैम को कुर्बान करना पड़ता है। नींद, चैन, सुकून, वफ़ा मोहब्बत की राहों में दान करना पड़ते हैं। खुद को बेहतरीन तैराक जानकर समुंदर की तहों में जा उतरो, लेकिन समुंदर जब तक छलक कर सैराब ना करे, तशनगी सैराबी में नहीं बदलती। मोहब्बत दिल का सौदा है। तलब हासिल हो तो सुरूर मिलता है। इसी तरह जब कोई खुद आपको चाहे जाने की इजाज़त देता है, तो इसका मतलब है उसने आपको दिल से अपना मान लिया। मोहब्बत तो दिल का रिश्ता है जो ज़ोर-ज़बरदस्ती से ना बनता है, ना टूटता है। वो इन्हिमाक से सुन रही थी जो मोहब्बत और महबूब के लिए इतने पाकीज़ा ख़याल रखता था। तुमने जवाब नहीं दिया। चंद सानिया खामोशी के बाद वो गोया हुआ। हाथ छोड़ो। जवाब में उसका लहज़ा खुश्क व बेलचक था। वो चौंक कर उसकी सूरत देखने लगा। निगाहें हैरान थी, जैसे समाअत ने गलत सुना हो।
मैंने कहा, हाथ छोड़ो। अब लहजा पहले से ज्यादा खुश्क था। पल भर में उसका चेहरे का रंग बदल गया। सागर आंखें धुआं धुआं होने लगी। उसने सूरज से हाथ छोड़ दिया। वो उठकर नीचे जाने लगी। चंद सीढ़ियां तय करके गर्दन मोड़कर उसे देखा। बेहिसो हरकत, सांप का अंदाज में बैठा, अपने हाथ की मुट्ठी बनाए उसकी पुश्त को तक रहा था। निगाहों में बेयकीनी सी बेयकीनी थी। सबसे पहले तो ये बता दो कि तुमने चंद सानिये पहले मोहब्बत पे जो सैर हासिल लेक्चर दिया था, बहुत अच्छा था। अच्छा लगा। बड़े छुपे रुस्तम निकले तुम तो। इनफैक्ट मैंने तुम जैसा खतीब आज से पहले ना देखा था ना सुना था। मोहब्बत का तरीका कार भी तुम्हारा काबिले सताइश है, लेकिन तुम हो बड़े घामड़। इतनी आसानी से हाथ छोड़ दिया। लेकिन ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है, जो शो कर रहा है कि आगे भी तुम मेरा कहा माना करोगे। मैं शॉपिंग की जिद करूं या आउटिंग की, तुम झट से मान लोगे। मेरा जाती ख्याल है कि मैं बेवकूफ तो हरगिज नहीं हूं, वरना तुम हाथ थामे डायलॉग्स झाड़ रहे होते और मैं फजूल में नीली पीली हो रही होती। वो गोया थी और उसका मुंह खुला जा रहा था। अब जब तुम जैसा बंदा जवाब मांगे तो कौन पागल इनकार करे। तो मेरी तरफ से भी हाँ है, लेकिन एक बात तो बताओ। पूछो। सागर आंखें इश्क के मशलें जला चुकी थी। चेहरे की शादाबी लौट आई थी। बीचे लब मुस्कुरा उठे थे। अंदर बाहर हर तरफ सुकून था। जो नज्म तुम रोमांटिक होकर सुना रहे थे, वो वाकई तुम्हारे दिमाग की पैदावार है। ग्रिल पे बाजू रखे बगैर उसकी सिमत मतवज्जो थी। पकड़ने की कोशिश राहेगा जाती सो वो आराम से टेक लगाकर उठ खड़ा हुआ। अगर मैं कहूँ हाँ तो? हाथ सीने पर बांधे दीवार से टेक लगाए दिलचस्पी से उस पर नजरें जमाई तो मैं यही कहूंगी कि ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। मेरा खून ये सोचकर बढ़ेगा कि कोई तो है जो मेरे लिए शायरी करता है। वो एक जश्न में सीढ़ियां तय कर चुका था। हमला इतना अचानक और भरपूर था कि मैरीन उस्मान की फरार की तमाम राहें मसदूद हो गईं। मैरी, मैं मिसेस आफंदी की पार्टी में जा रही हूँ। वापसी में देर हो जाएगी। तुम खाना खा लेना और अपने बाबा को भी खिला देना। काही ग्रीन साड़ी में नक्सक से तैयार मम्मा पार्टी में जाने को तैयार थी। मम्मा बहुत अच्छी लग रही हैं, उसने बेसाख्ता तारीफ की। मम्मा हौले से मुस्कुरा दी। जो जवान बेटी के होते हुए भी लोग मम्मा को ठहर कर देखते थे। जवान बेटी की माँ लगती भी तो नहीं थी। देखने वाले उन्हें बहन ही समझते थे। मम्मा बेहद सोशल थी। सो हल्का अहबाब भी बड़ा था। आए दिन पार्टीज अटेंड करती रहती थी। मैरीन उस्मान बाबा की तरह इन पार्टीज से बिदकती थी। अब भी मम्मा ने उससे चलने पे इसरार किया था। उसे घर में अकेले रहना मंजूर था, मगर इस तरह की पार्टी में जाकर वक्त गंवाना नामंजूर। मम्मा निकल रही थी जब रामिस रजा चला आया। पप्पू क्या गजब ढा रही हैं। कुशन्स के दरमियान बैठी वो टीवी पे कार्टून देख रही थी। रामिस रजा के जुमले पे उसने गर्दन मोड़ कर देखा। पप्पा ने आपको पसंद करके बाज़ौक होने का सबूत दिया है। वो गोया था। मम्मा तौसीफी जुमले पे खिल गई थी। ये बातें, ये माहौल उसके लिए नया नहीं था। होश संभालने के बाद से वो यही देखती सुनती चली आ रही थी, मगर आज तक आदी ना हो सकी। तारीफ और तौसीफ के जुमले सदा से वही रहे हैं, मगर तारीफ करने वाले के अंदाज उसे मातूब व मायूब बना देते हैं। जैसे अभी रामिस रजा का सतही अंदाज उसे जरा नहीं भा रहा था। बुरे बुरे वो जुमले नहीं थे जो वो अदा कर रहा था। बुरा तो वो अंदाज था जो जाहिर कर रहा था कि ये तारीफ एक भतीजा नहीं, एक मर्द कर रहा है। मम्मा को इस बात की फिक्र नहीं थी कि तारीफ किस अंदाज में हुई है। वो तारीफ को हक हक समझती, वसूल करके चलती बनी। क्या हो रहा है? एक कुशन उठाए वो उसके करीब बैठ गया। टीवी के आगे बैठी मुतालिया तो करने से रही, उसे कड़ी नजरों से देखती, दुपट्टा शानों पे बराबर करते हुए गैर महसूस तौर पर परे होकर बैठ गई। तुम हर वक्त मिर्ची क्यों चबाती रहती हो? ब्लैक सूट में ठीक ठाक पर्सनैलिटी के साथ वो उसे सख्त जहर लग रहा था। क्या बच्चों वाली चीजें देखती हो? जेरी को टॉम के पीछे भागते देखकर रिमोट उससे ले लिया। इंग्लिश चैनल पे सनसनीखेज लव स्टोरी मूवी चल रही थी। स्क्रीन पे चलते सीन ने उसे नजरें चुराने पे मजबूर कर दिया, जबकि वो नजरें बदस्तूर चिपकाए पूरी महवियत से देख रहा था। कारपेट पे बैठा, सोफे से पुश टिकाए, कुशन दबोचे, वो हद दर्जा रिलैक्स था। उसे बला का गुस्सा आया था। झपट कर रिमोट उससे ले लिया, अगले ही पर टीवी ऑफ कर दिया। अरे, वो एहतजाज कर उठा, बंद क्यों कर दिया? मिस्टर रामीस रजा, मैं आपको याद दिला दूं कि यह आपका नहीं मेरा घर है, और मैं आपकी हमजिन्स कतन नहीं हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें इतनी चीप मूवी मेरे सामने लगाते? तुम मेरी हमजिन्स नहीं हो तो क्या हुआ? हम लिबरल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। तुम समेत कितनी ही फीमेल्स कजन्स हैं जिनके साथ मैं हर किस्म की मूवीज देखता हूँ, जबकि तुम हर घड़ी 1.5-2 किलो का दुपट्टा ही संभालती रहती हो। तुम बेहद कंजेस्टेड माइंड हो। उसका अंदाज इस्तेहजाइया था। उसका अंदाज उसे आग लगा गया। हाँ, मैं बेहद कंजेस्टेड माइंड, कंजर्वेटिव माइंड हूँ। मैं तुम्हारी इन कजिन्स की तरह नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ बैठे ये थर्ड क्लास मूवीज देखती है। मैं तुम्हारी उन कजिन्स में से भी नहीं हूँ जिन पे मेल कजिन्स के सामने दुपट्टा लेना हराम है। तुम्हें
तुम लगते क्या हो मेरे जो मैं तुम्हारे साथ ये घटिया मूवी देखूं या तुम्हारे सामने दुपट्टा ना लूं? हाँ, मैं कंजर्वेटिव हूँ। अपनी बेहया कजन्स को तुम लिबरल और मॉडर्न समझते हो तो समझते रहो। मैं जो हूँ जैसी हूँ मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मुझ पे कमेंट पास करने का तुम्हें कोई इस्तेहकाक नहीं। नाउ यू कैन गो। गजबनाक अंदाज में गोया होकर वो लाउंज से निकल चुकी थी। रामिस रजा गुस्से से उसे देखता रहा, फिर वो चला गया। मॉडर्निज्म और मॉडर्न लोग जिसके पास दुपट्टा नहीं है, जो लड़कों से बेहुदा जुमलेबाजी करते हैं, वो मॉडर्निज्म नहीं, जहनी पस्ती का सबूत देती हैं। कजिन्स के साथ लगकर बैठ जाना, छू लेना, क्या ये मॉडर्निज्म है? गेस गेट बंद करती वो तआस्सुब से सोच रही थी। अपने कजिन्स के ऐसे कितने ही मनाजिर उसने अपनी गुनाहगार आंखों से देखे थे। अपनी कजिन्स के अंदर लड़कीपन उसे नजर नहीं आता था, ना ही मेल कजिन्स के लिए लड़की पहली रही थी। इस लम्हे वो तआस्सुफ में घिर जाती थी। उसकी इन्हीं तुर्श बातों और पेशानी की नागवार लकीरों से कजिन्स बितकते थे। सभी उसे बुढ़ी रूह गिरदानते थे। ना वो उनके रंग में ढल सकती थी, ना वो ढलना चाहते थे। रामिस रजा ने सबके सामने एक बार उसके शानों पे हाथ रखा था। उन हाथों की जबान समझकर उसने उसका हाथ झटक कर बेनुक्स सुनाई थी। तब से तमाम मेल कजिन्स उसे देखकर कॉन्शियस हो जाते थे। मगर रामिस रजा न जाने किस मिट्टी से बना था जो हर बार बेइज्जती करवा कर भी शर्मिंदा ना होता था। उसके ननिहाल का यही माहौल था, सो वो कभी उनमें मिक्सअप ना हो सकी। ददियाल में पुप्पू के अलावा कोई नहीं था। वाहिद पुप्पू का घर था जो उसे दुनिया में जाए पनाह लगता था। समारा उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, तो इब्राहिम दिल की धड़कन। पल में तोला पल में माशा सिफत। इब्राहिम नौ उम्री से ही उसे अच्छा लगता था। रुलाता तो हंसाता भी वही था। कभी बेहद शौक तो कभी बेहद संजीदा। कभी गुफ्ता जुमलों का स्टॉक खत्म करने का नाम ना लेता, तो कभी कुरान और हदीस पे घंटों दर्स देता रहता। अजब धूप छांव का सा इम्तिजाज रखता था। मिजाज में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था। महरीन उस्मान उसके अंदर पनपती मोहब्बत से आशना थी, और अब जब इब्राहिम ने दिल की बात को लफ्जों का पैराहन पहनाया तो उसे मुसर्रत हुई, क्योंकि वो आशना थी। इब्राहिम भी बज़ाहिर मेल कजिन्स की तरह है, मगर उसके देखने के अंदाज में सतहीपन नहीं, तकरीम व एहतराम है। छूने के अंदाज में मचलती उमड़ती जबली ख्वाहिशात, हवस नहीं, इज्जत का मान है, मुहाफिज का सा अंदाज है। और औरत लुटेरे का नहीं, मुहाफिज का इंतखाब करती है। वो कुछ देर कबल यूनिवर्सिटी से लौटी थी। आज प्रैक्टिकल के बायस खासी थकन हो गई थी। लंच करने के बाद सोई तो शाम की खबर लाई। भाप उड़ाती चाय का मग लेकर बेडरूम से मुलहिक बालकनी में निकल आई। जर्दी माइल सूरज दिन भर की थकान समेटे गुरूब हो रहा था। कल जब सुबह होगी तो यही सूरज अपनी किरणें बिखेरने चला आएगा। दफतन मोबाइल पर बेल हुई। बेड पे पड़े सेल फोन को उठाकर चेक किया। स्क्रीन पे मौजूद नंबर नाम पे लब मुस्कुरा दिए। अभी उसके जहन के दरीचों में वही झिलमिला रहा था। कहते ही दिल से दिल को राह होती है। अभी दिल ही दिल में उसने उसे पुकारा था। हेलो, वालेकुम। हेलो, चहकती आवाज सुनाई दी। वालेकुम हेलो, कौन सी लोगत पढ़ रहे हो आजकल? मेरी जाती लोगत है, हमेशा का सा फ्रेश अंदाज था। फिर मतलब की बात पे आया, तुम अभी घर आ जाओ। अभी? वो हैरान हुई। कहो तो लेने आ जाऊं? खैरियत है? हाँ, सरप्राइज है, चलो बता देता हूँ। मेरी प्रमोशन हो गई है, एग्जीक्यूटिव मैनेजर की पोस्ट पे ऑफिस की तरफ से गाड़ी मिली है। वाह, सच अ ग्रेट न्यूज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसे बेहद मुसर्रत हुई। यूं सूखी सड़ी मुबारकबाद देने के लिए कॉल नहीं की। मुझे क्या करना होगा? प्रिंस ऑफ द डे। मैं अपनी खुशी अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, और तुम्हारे बिना मेरी फैमिली इनकम्प्लीट है। बाज़ लफ्ज़ों में सहर होता है जो जकड़ लेता है। महरीन उस्मान को भी इस शाहिर ने अपने लफ्ज़ों के सहर में बांध लिया था। सुन रही हो? खामोशी पे उसने इस्तफसार किया। जी, वो अभी तक मशहूर थी। कोई आपको अपनी ज़िंदगी मान बैठे। ये मान कुछ कम तो नहीं था। तुम आ रही हो ना? इस्तेहकाक, मान, मोहब्बत सभी लफ्ज़ों में आ समाये थे। बेयकीनी है? नहीं, मोहब्बत है। हौले से इज़हार किया। तुम बहुत बड़े जादूगर हो। तुम्हारी निगाहों ने कई बार बताया है मुझे। जवाब फिर शौक मौसूल हुआ। वो बेसाख्ता हंस दी। अच्छा सुनो, मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है। आज रात वो कनाडा जा रहा है। मैं अभी निकल ही रहा हूँ। हो सकता है लेट हो जाऊं, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। तुम 1 घंटे तक इंतजार कर लोगी? इब्राहिम, मोहब्बत में यस और नो बहुत अहम होते हैं। जब कोई पूछता है डू यू लव मी, इस सवाल का जवाब बज़ाहिर दुनिया का आसान तरीन जवाब भी है और मुश्किल भी। तफरीहन जवाब देना आसान है, लेकिन जब आपको संजीदगी से जवाब देना हो तो बहुत सोचना पड़ता है। दरअसल जवाब देने से पहले खूब सोच विचार करना चाहिए। नामुसाइद हालात में मोहब्बत निभाने की हिम्मत खुद में नहीं पाते तो बेशक नो कह दीजिए। लेकिन जब आप यस करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी निगाहों में हालात के नशेबो फराज हैं। आपने सीरियसली यस कहा है।
तो आप यस को पूरा करेंगे। मैंने तुमसे दिल लगी नहीं की, दिल का रिश्ता जोड़ा है। सोच विचार के बाद यस कहा है। फिर कभी ऐसा सवाल मत करना। मैं 1 घंटे नहीं ताउम्र तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। उसे इब्राहिम का सवाल बुरा लगा था, सो इस हार में मुफस्सल तकरीर झाड़ दी। जानता था यही जवाब होगा। शुक्रिया के तौर पे अपने पास अल्फाज नहीं पाता, फिर भी सुन लो। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद एयरपीस पे इब्राहिम की गंभीर आवाज गूंजी। मैं कोई शेर भी भूले से न कहूंगा तुझ पे, फायदा क्या जो मुकम्मल तेरी तहसीन न हो। अब कहने को क्या बचा था, वो फरहत से मुस्कुरा दी। तैयारी में 15 मिनट लगे थे, उसके पास पौन घंटा था, सो अपनी ऑल्टो का रुख मतलूबा रास्तों पे मोड़ दिया। मिजाज आशना थी, सो सबसे पहले खूबसूरत सा बुके बनवाया, फिर बुक स्टॉल का रुख किया। शेरी मजमूए नए पुराने नए पुराने कलेक्शन में नजर आते थे, सो मजमुआ मुंतखब करने में थोड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। आखिर में म्यूजिक सेंटर गई, उसके पसंदीदा सिंगर की सीडीज लेकर पार्किंग तक आ गई। ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलते उसकी नजरें सामने उठी और खुशगवार हैरत ने लपेट में ले लिया। ग्रे जींस, व्हाइट शर्ट और ग्रे वास्केट में इब्राहिम किसी से बात करता आ रहा था। उसकी नजरें भी मैरीन उस्मान पर पड़ गई थी। मुस्कुराहट लबे पे फैलाते उसने हेलो कहा। जवाबन उसने मुस्कुराहट तक पास ना की, वो ऑल्टो से लगकर खड़ी हो गई। उन दोनों का रुख उसी तरफ था। इब्राहिम के साथ मौजूद शख्स की नजरें मैरीन उस्मान पे गड़ी थी। वो मुसलसल उसे देख रहा था। उस शख्स की नजरों से खाइफ होकर वो इब्राहिम को देखने लगी, जो कदम ब कदम नजदीक आ रहा था। फिर उसकी हैरत की इंतहा न रही। वो दोनों उसके आगे से निकल गए। उस शख्स ने एक बार उसे मुड़ कर देखा था। इब्राहिम के चेहरे पे आशनाई की कोई चमक न थी। अजनबी की तरह आगे से गुजर गया, बिना पहचाने, बिना मिले, बिना कुछ कहे। वो अपनी जगह सुन हो गई। इस बेगानगी की वजह वो शख्स जिसे आप सबसे ज्यादा करीब पाते हो, वो सरेराह यूं अजनबी बन जाए, उस वक्त दिल पे जो गुजरती है उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। उसकी हरकत शौक की तरह गुजरी थी। बिना कोई रिस्पॉन्स दिए अजनबी की तरह गुजर जाना, उसे लगा इब्राहिम ने सरेआम उसकी बेइज्जती की हो। अभी थोड़ी देर पहले वो कितनी चाहत से आने पर इसरार कर रहा था और अभी यूं इग्नोर कर दिया। क्या था ये? उसका दिमाग शल होने लगा। जी चाहा उसके लिए खरीदे गिफ्ट्स बुके को गाड़ी से बाहर फेंक दे, उस पे लानत भेजकर घर चली जाए और फिर कभी उसकी सूरत ना देखे। मगर वो उनमें से नहीं थी जो अपनी जात की नफी कर देने वाले को खामोशी से छोड़ देती हैं। ऑल्टो को लास्ट केयर में डाले पुप्पू के घर आ पहुंची। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, भाई ने मेरे सामने ही कॉल की थी तुम्हें। दरवाजा समारा ने खोला था और वो हसबे आदत शुरू हो गई थी। अम्मा अब्बा चाचू के घर गए हुए हैं, चाची की तबीयत खराब है, आते ही होंगे। तुम आओ ना। अपनी खुशी में उसने मैरीन उस्मान की खामोशी का नोटिस ना लिया। वो गेट बंद करने लगी थी जब सामने फारूक साहब के घर का दरवाजा खुला। उनकी बेगम ने उसको मुखातिब किया। समारा बेटा, तुमसे जरूरी काम है, जरा देर को आ जाओ। बरसों से एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के काम आते थे, सो समारा स्लीपर डाले तैयार हो गई। तुम चलोगी? उससे पूछा। तुम हो आओ। समारा फारूक साहब के घर जा चुकी थी। उसके कदम मैकेनिकी अंदाज में इब्राहिम के बेडरूम की तरफ उठ गए। नक्शे से दुरुस्त कमरा सामने था। सामने दीवार पे एन बेड के ऊपर बड़ी सी तस्वीर में वो मुस्कुरा रहा था। उसे लगा वो उस पे हंस रहा है। हाथ में थामा बुके उसने तस्वीर पे दे मारा। कलियां मुंतशिर होकर बेड पे बिखर गई। रैक पे सलीके से लगी सारी किताबें नीचे कारपेट पे बिखेर दी। साइड पर रखा ग्लास का टिश्यू केस दीवार पे दे मारा। बेड तलपट कर दिया। गुस्से में एहसास भी न हुआ कि दरवाजे पे गाड़ी आकर रुकी है। अपने बेडरूम की दहलीज पे खड़ा इब्राहिम हैरान परेशान नजरों से उसके गुस्से और अपने कमरे की अबतर हालत मुलाहिजा कर रहा था। वार्डरोब तलपट करने के इरादे से वो उस तरफ बढ़ी। वो सूरत से उसकी तरफ बढ़ा। मेरी मैं उसे शानों से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया। एक लहजे को उसने उसके चेहरे पे नजरें जमा दी। नजरें खाली खाली थी, जैसे वो हवासों में ना हो। इब्राहिम उसके जुनून को तजस्सुस से देख रहा था। मैरी, क्या हुआ? दर हकीकत उसका गुस्सा बिखरा कमरा उसकी समझ से बाहर था। मैरीन उस्मान की ऐसी हालत उसने कभी नहीं देखी थी। उसे तो उसकी दिमागी हालत पे शुबा होने लगा। मेरी, उसने उसका रुखसार थपथपाया। वो जो साकित नजरों से उसे देख रही थी हवास में आ गई। डोंट डोंट कॉल मी मेरी। उसके हाथ शानों से झटक कर हटाए। तुम ठीक हो ना? वो पजल हो रहा था। नहीं, पागल हो गई हूँ। तुम्हारा ये अंदाज देखकर मैं क्या, कोई भी लड़की पागल हो सकती है। कितने अच्छे एक्टर हो तुम इब्राहिम। किस खूबसूरती से तुमने मुझे उल्लू बनाया। घर में मेरी और बाहर पहचानते ही नहीं। इतनी अर्जा नहीं है मैरी उस्मान की जात। तुम्हें क्या लगा था तुम मैरीन उस्मान के साथ फ्लर्ट कर जाओगे और वो रो धो कर चुप बैठ जाएगी? अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो गलत सोचा है। मैं जान से मार दूंगी तुम्हें। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी।
इब्राहिम की समझ में सारी बात आ गई। इतने मर्दों की भीड़ में मैंने तुम्हें चाहा, अपना माना। मम्मा हर बार यहाँ आमद पर मुझे सख्त सुस्त कहती रही और मैं तुम्हारी खातिर सब सुनती रही कि तुमसे मिले बिना, तुम्हें देखे बिना मुझसे रहा नहीं जाता था। और तुम भी आम मर्द निकले। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? कॉलर के दोनों सिरे मुट्ठी में भरे झटके देकर मुसलसल गोलाबारी कर रही थी। वो इर्द गिर्द मौजूद मर्दों से पहले ही खाइफ थी। इब्राहिम उसे औरों से मुमताज लगता था, लेकिन आज जब उसने सरेराह उसे नजरअंदाज कर दिया तो उसे लगा वो भी उन्हीं मर्दों में से है। और फिर हम जिसे चाहें वो यूं नजरअंदाज कर जाए तो यकीनन हर दिल टूट फूट टूट फूट का शिकार होता है। वो भी उसी टूट फूट का शिकार थी। उस गुस्से के पीछे कई एक मुहर्रिक थे। अपनी जात की नफी, इब्राहिम के हाथों खिलौना बनने का ख्याल, और सबसे बड़ा मुहर्रिक इब्राहिम की डाउन होती पर्सनैलिटी। बिना किसी मज़ाहमत के साकित नजरों से वो उसे देख रहा था, आंसुओं में डूबे चेहरों को बगौर पड़ रहा था, जुनून को परख रहा था। उसके कॉलर हुनूज उसकी मुट्ठियों में भिंचे हुए थे। उसका हाथ मुट्ठियों पे आ पड़ा। इब्राहिम के लबों पे लम्हा बेलम्हा मुस्कुराहट फैल रही थी। सागर आंखों में मचलती शोखी शरारत ने उसे ठिठका दिया। इतना चाहती हो मुझे? सवाल बेहद गैर मुतवक्को था। गुस्सा, जुनून, सरगोशी पे दुबक गए। बिना कोई जवाब दिए वो उसकी सागर आंखों में बगौर देख रही थी। दीवानगी की इस हद तक चाहती हो मुझे कि मेरी जरा सी लाताल्लुकी पे मेरे बेडरूम का हश्र कर दिया, रो रो कर आंखें सुजा ली, मेरे लिए लाए फूलों को बेकदरी से फेंक दिया। एक जरा सी बेइतनाई पे इतना गुस्सा क्यों करती हो मुझसे? इतना गुस्सा क्यों करती हो मुझसे इतना प्यार? उसकी धीमी सरगोशी पे झाग की तरह बैठ गई। हक्का बक्का उसे तकती रही, हौले से मुस्कुराते उसके हाथों को एक हाथ में थाम कर भीगी पलकों वाली मुतहैयर निगाहों को बगौर देखा। अपने लिए तुम्हारा ये जुनूनी अंदाज अच्छा लगा। इर्द गिर्द बिखरी चीजों पे इशारा करते शहादत की उंगली भीगी मगर तनी पलकों पे फेरी। वो उल्टे पांव दूर हो गई। चेहरे पे बदगुमानी का डेरा था। मेरे साथ काशिफ था, हम दोनों वजी को सी ऑफ करने गए थे। तुम्हें मैंने देख लिया था मगर शनासाई जाहिर ना की। काशिफ यूं तो अच्छा दोस्त है मगर मर्दों का औरतों के लिए अच्छे ख्यालात नहीं रखता। हर एक के लव अफेयर्स पर डिस्कशन करना उसका महबूब मशगला है। मैं उसके सामने तुमसे आशनाई का इजहार करता, इंट्रोडक्शन कराता और फिर वो शुरू हो जाता। कजन यानी कि सज्जन। फिर चाहे ऑफिस हो या पार्क, वो तुम्हारा ज़िक्र करता, मेरे दीगर कोलीग्स तक तुम्हारा सरापा ज़ाहिर कर देता, जो मुझे कभी मंज़ूर नहीं। तुम इज़्ज़त हो मेरी। मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारे पीछे कोई तुम्हारा ज़िक्र अच्छे या बुरे अंदाज़ में करे, ख्वाह कोई तुम्हें मुझसे नत्थी करे। इसी बायस मैं अनजान बन गया और काशिफ़ को एक टॉपिक ना मिला। तुम सोच रही होगी कि शादी के बाद तो तुम मेरी दोस्तों को कलीग्स से मिलोगी, तब भी तो वो तुम्हारे बारे में राय-ज़नी करेंगे। बेशक ज़ुबान पे ताले नहीं डाले जा सकते, लेकिन तब तुम उनके लिए काबिल एहतराम होगी। अभी तुम मेरी महबूबा हो, उस वक़्त निस्बे बेहतर होगी, और जो कोई मेरी निस्बे बेहतर का एहतराम नहीं करेगा, उसे मुझसे हर ताल्लुक तोड़ना होगा। आज हम दोनों के माबैन कोई बाज़ाब्ता रिश्ता नहीं है, मेरा तुम पे कोई इस्तेहकाक भी नहीं है। जबकि कल तुम्हारे नाम के आगे मेरा नाम होगा, तुम महरीन उस्मान से महरीन इब्राहिम बन जाओगी। तब सरे राह क्या, मैं हर जगह धड़ल्ले से तुम्हारा हाथ थाम थामे लोगों से तुम्हारा तारुफ कराऊंगा। अभी तुम्हें मुतारिफ करवा कर तुम्हारी अनमोल जात को लोगों के दिल लगी का सामान नहीं बना सकता। तुम सिर्फ मेरी हो, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं कि लोग गली कूचों में तुम्हारा जिक्र करें। बिना किसी इस्तफसार के वो कहता चला गया। पहले तो उसकी बात का मतलब ही समझ में ना आया, फिर लफ्ज़ ब लफ्ज़ दिल में उतरता चला गया। इस हद तक, इस अंदाज में क्या कोई सोच सकता है? इब्राहिम जैसा मर्द भी ऐसा सोच सकता था। ऐसे कितने ही मर्द उसके ऑब्जर्वेशन में थे जो अपनी महबूबा मंगेतर का ज़िक्र दोस्तों में कि करते थे, उनसे बाकायदा मुलाकात करवाते हैं, ये सोचे बिना कि है तो मर्द ज़ात, शायद कि उसकी नीयत बदल जाए। ज़बान से भाभी कहने वाला दोस्त हो सकता है, दिल में गंदे ख़यालात रखता हो। दोस्त दोस्त के सामने बज़ाहिर तारीफ़ करके अपनी नाआसूदा ख़्वाहिश की तस्कीन करता हो। इब्राहिम उसकी नज़रों में मज़ीद बुलंद हो गया। उसकी पर्सनैलिटी का ये अछूता रूप उसके लिए नया था। एतबार है मुझ पे? चेहरे पे झूलते लट को खींचकर सवाल किया। उसने हौले से सर इस बात में हिलाया। फिर उन कलियों को समेटो और मुझे पेश करते हुए मुबारकबाद दो। उसके बाद हम दोनों मिलकर इस कमरे की हालत संवारेंगे। लेकिन इन सब से पहले एक बात का जवाब दो। पूछो, तुम्हें जब कभी मुझ पे गुस्सा आएगा तो यूं ही हमारे बेडरूम का नक्शा बदल दोगी? वो शरीर लहजे में गोया था। खफत से उसने कॉर्नर पे पड़ा तकिया दे मारा। कहते हैं शदीद गुस्सा शदीद मोहब्बत को जाहिर करता है। तुम्हारा क्या ख्याल है?
उसके साथ मिलकर बेडरूम ठीक करते, वो उसे मुसलसल छेड़ रहा था। मम्मा के बेहद इसरार पे वो पार्टी अटेंड कर रही थी। वो आ तो गई थी मगर ज्वेलरी, कपड़ों की नुमाइश, मसनूई कह-कह, मेकअप ज़दा चेहरे माहौल में रची बसी बेबाकी से जल्द ही ऊब गई। कई एक ने उससे रब्त बढ़ाने की कोशिश की और उसकी रुखाई ने उन्हें पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। आला दर्जे की बोरियत थी। वो घर जाने के बारे में ही सोच रही थी। तभी रामेश रज़ा चंद लोगों के साथ बैठा नज़र आया। पिछले वाक़ये पे उसने सॉरी कर लिया था। अब भी वो यही सोचकर उसकी तरफ बढ़ी कि इतने अनजानों में कोई तो आशना नज़र आया। उनकी मेज़ के सामने पौधों के बड़े-बड़े गमले रखे थे। उन्हें क्रॉस करते उसके कदम ठिठक गए। रामेश रज़ा के हाथ में ड्रिंक के ग्लास ने उसके कदम साकित कर दिए। चेन स्मोकर तो वो पहले ही था, अब ड्रिंक भी करने लगा था। ताज्जुब भरी नज़रें डालकर उसने कदमों को मोड़ना चाहा कि आवाज़ पर रुक गई। मेरी वा मेरी वाला मामला कहाँ तक पहुँचा? एक नज़र में उसने देख लिया था कि रामेश का फर्स्ट कज़िन शर्जील भी वहाँ विराजमान है। शर्जील ओबाश लोगों में सर-ए-फ़हरिस्त था, सो उसकी कभी हेलो-हाय भी ना रही थी। अब उसी शर्जील के मुँह से बेतकल्लुफ़ी से अपना नाम सुनकर तहय्युर में मुब्तला हो गई। वहीं अटका हुआ है, रामेश की बेज़ार आवाज़ सुनाई दी। एक अरसे से ख्वार हो तुम उसके पीछे। मेरी मानो लानत मेरी मानो लानत भेजो उस पे। गुफ्तगू का अंदाज़ ज़ाहिर कर रहा था, वो अमूमन उसकी ज़ात को डिस्कस करते रहते हैं। कैसे लानत भेजूँ यार, दुनिया में कितनी ही हसीन लड़कियाँ हैं, कितनी पहेलियों को बूझ चुका हूँ, मगर न जाने मेहरीन उस्मान में क्या है कि हर बार बेइज़्ज़ती करवा कर सॉरी भी कर लेता हूँ। वो औरों से मुख्तलिफ है, जब मेरे ज़रा-सा बहकने पर खरी-खरी सुनाती है, बार-बार दुपट्टा दुरुस्त करती है, तो लूट लेता है उसका ये अंदाज़। खुली-ढली लड़कियों से तो हमेशा ताल्लुक़ रहा है, उसका अंदाज़ उनसे जुदा है। मैंने मम्मा से बात कर ली है, जल्दी वो तुम्हारी भाभी बन जाएगी। ऐसे तो कभी उँगली भी छूने नहीं देगी। बस एक बार इस पहेली का सुराग पा जाऊँ, फिर अपनी हर बेइज़्ज़ती का बदला सूद समेत लूँगा। खूब जलाऊँगा, सताऊँगा। कॉल गर्ल्स के सामने बताऊँगा कि लड़की हासिल करना रामेश रज़ा के लिए कभी दुश्वार नहीं रहा। तुम्हें क्या लगता है, मैरी मान जाएगी? शर्जील ने सवाल उठाया। आसानी से नहीं मानेगी। इसका तो एहसास है, वो ऐसी शय है कि उसके लिए कुछ भी किया जा सकता है। कभी-कभी दिल चाहता है उसे ड्रिंक में घोल कर पी लूँ। मकरूह मुस्कुराहट के साथ उसने एक ही घूँट में ग्लास खाली कर दिया। मेरीन उस्मान की रगों में उन दोनों के लिए नफ़रत दौड़ रही थी। उनके लबों से निकलते लफ्ज़ ज़ाहिर कर रहे थे कि उनका ज़हन कितनी पस्ती में रहता है। यूँ बैठे वो एक औरत को डिस्कस कर रहे थे, ये सोचे बिना कि इसी सिन्फ़ से उनकी माँ-बहन भी ताल्लुक़ रखती हैं। जब माँ और बहन की तरफ कोई आँख उठाकर देखता है, तो मर्द का खून खौल उठता है। वो लड़ने-मरने को तैयार हो जाता है। मर्द ये क्यों नहीं सोचता, वो जिसके लिए बुरे ख़यालात रखता है, फ़िक्रें कसता है, वो भी तो किसी की बहन है। मगर मर्द सिर्फ़ अपनी माँ, बहन, बेटी की इज़्ज़त करता है, वो रिश्तों की इज़्ज़त करता है, औरत की नहीं। असल में मर्द वही है जो रिश्तों की नहीं, औरत की इज़्ज़त करे। वो मर्द काबिल-ए-सताइश है, जबकि रामीस रज़ा जैसे लोगों की अहमियत गंदे जौहर जितनी है, जिनकी सोचों, बातों, किरदार से ताअफ़्फ़ुन उठता रहता है। इंसान कीचड़ में गिरे या कीचड़ इंसान पे, हर हालत में दागदार इंसान ही होता है। उनके मुँह लगकर वो अपने दामन पे कोई दाग नहीं लगाना चाहती थी, सो खामोशी से लौट आई। हाँ, वो दुःख से ये ज़रूर सोचती रही थी, क्या लम्हा हयात में वो दिन देखना नसीब होगा जब मर्दों की बातों में औरत के लिए इज़्ज़त व तकरीम होगी। उसके फाइनल सेमेस्टर शुरू हो चुके थे, प्रैक्टिकल्स से जान छूटी तो थ्योरी के बारी आ गई। आजकल वो बेहद मसरूफ़ थी, फूफू की तरफ गए भी महीना होने को आया था। उस वक़्त सुबह के 4 बज रहे थे। दिमाग थक गया था, तो वो किताबें पढ़े करके नींद-दराज़ हो गई। पलकें मूंदते ही इब्राहिम आँख की पुतलियों में समा गया। इसे इस नाम में मोबाइल सेल की बीप हुई। इब्राहिम, नाम फ़रिश्तों वाला है, मगर तुम्हारी सिफ़त शैतानों से कम नहीं। अभी मैं तुम्हें ही कॉल करने का सोच रही थी। मुस्कुराते हुए बेसाख्ता गुफ्तगू का आगाज़ किया, फिर अमल दरामद क्यों ना किया? जॉब वाले बंदे हो, सुबह उठना भी होता है, बस यही सोच कर रह गई। तुम सोए नहीं? तुमने दिल से पुकारा तो सो आँख खुल गई। खुद को हर तरह से बहला कर देख लिया। चैन किसी तौर ना आया तो उँगलियाँ जाना-पहचाना नंबर डायल कर बैठी। इधर तुमने जादू किया, उधर मैं ऑनलाइन हूँ। वो बेसाख्ता हँस पड़ी। सोच लो हमेशा अपने बस में रखूँगी, मेरे जादू का कोई तोड़ नहीं है। वो मगरूर हुई। अगर मैं कहूँ कि मैं इस जादूगरनी के शहर से निकलना ही नहीं चाहता, तो बातें बनानी खूब आती हैं। तुम्हारी सोबत का असर है, क्योंकि आपसे मिलकर ही तो हम बदले हैं। गज़ल को देखा तो शेर पढ़ने लगे हैं, गुनगुनाने लगे हैं। तमाम रंगों से आशना तो तुमने ही किया है, तुम्हारी सहरंगेज़ आँखों ने ही तो मुनकशिफ किया कि ज़िंदगी कितनी हसीन है, मोहब्बत कितनी खूबसूरत शै है, जो हरदम दिल से चिपकी धड़कनों की ताल पे रक़्स करती है। हुजूम दुनिया से घबराकर जब कभी दिल के अंदर
झाँकना हो वहाँ बस तुम्हारी सूरत देखकर फिर से ताज़ा दम हो जाता हूँ। जब कभी बिसात ज़िंदगी पे डगमगाता हूँ, तुम्हें पाने का एहसास नई रूह भर देता है। फिर कुछ भी मुश्किल नहीं लगता, तमाम नामुमकिन मुमकिन बन जाते हैं। मोहब्बत में मकनातीस से कहीं ज़्यादा ताकत है। मोहब्बत के सामने आते ही हर चीज़ मकनातीस की तरह मोहिब से चिमट जाती है। जी चाहता है 2-4 मोहब्बत और कर लूँ। वो इन्हिमाक से उसकी मुअत्तर गुफ्तगू सुन रही थी, आखिरी जुमले पे खौल गई। जान से मार दूँगी अगर किसी की तरफ देखा भी तो। उसका कहकहा बेसाख्ता था। यार इस्लाम में 4 जायज़ हैं। मज़ीद चिढ़ाया। वैसे तो हदीस और इस्लाम तुम मर्दों को याद नहीं आता, लेकिन जहाँ शादी की बात हो तो 4 जायज़ हैं खूब याद आ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल पेश करते हो। ये क्यों नहीं देखते कि उन्होंने बेसहारा और बेवाओं मुतल्लिका से अक़दसानी किया था। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा कोई ज़ौजा कुँवारी नहीं थी। उन बेसहारा औरतों को सहारा देने को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़दसानी किया, जबकि आज के मर्दों को तो कई-कई बीवियाँ रखने का शौक है। मेरा ख़्याल है कुछ अरसे बाद एक से ज़ायद बीवियाँ रखने का फ़ैशन वजूद में आ जाएगा, भले बीवियों में अदल हो या ना हो, तल्ख़ लहजे में कह रही थी। ऐसे कितने ही मर्द म हमारे मुआशरे में पाए जाते हैं जो एक बीवी पे इक्तिफ़ा नहीं करते। कभी वारिस का बहाना होता है, कहीं मुआशरे और लोगों का डर हो तो अपनी हवस गलत काम करके मिटा लेते हैं। उसका हरफ-हरफ सच्चाई पे मबनी थी। उसने झुठलाने की कोशिश ना की, कहीं मुस्तक़बिल में हुकूक-ए-निस्वां के लिए कोई ऑर्गनाइज़ेशन बनाने का इरादा तो नहीं? उसे तंग करने को चिढ़ने लगा, बनाऊँगी अगर तुमने 4 का ख़्याल दिल से ना निकाला तो। तुम्हें दिल से कैसे निकाल सकता हूँ? यार मेरा प्लान है मैं बैक वक़्त तुमसे 4 बार निकाह करूँ, हमारी शादी थोड़ी यूनिक हो ना। मैं तुम्हें पक्की-पक्की वाली बीवी बनाऊँगा। पक्की पे चारों बार ज़ोर रहा, तो बाकी सबकी कच्ची बीवी होती हैं। इब्राहिम तुम जान से जाओगे मेरे हाथों। तुम जब मेरा नाम लेती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक बात अज़बर करा दूँ, बाद में भी तुम मुझे मेरे नाम से बुलाना। मुन्ने के अब्बा कहकर बुलाया तो बहुत लड़ाई करूँगा तुमसे। वो लब दबाए मुतबस्सुम था, उसने झुँझाकर फ़ोन रख दिया। आखिरी पेपर देकर पुप्पू के घर चली आई। फूफा जान और इब्राहिम ऑफिस से नहीं लौटे थे। घर में समारा और पुप्पू थे। तीनों ने साथ ही दोपहर का खाना खाया और काफी देर इधर-उधर की बातें की थी। पुप्पू को दिन में सोने की आदत थी, सो कहलूला फरमा रही थी। सिलाई मशीन निकाले समारा अपना सूट सी रही थी। वो उसके आगे बैठी बातें भगा रही थी। समारा ने ग्रेजुएशन किया था, आगे पढ़ने का मूड न हुआ तो टीचिंग कर ली। आज वीकेंड था सो उसका ऑफ था। दरवाजे पे हॉर्न की आवाज आई। उसकी चलती जबान रुक गई। समारा ने मुस्कुरा कर देखा। जाओ दरवाजा खोल दो भाई, आए हैं। तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगे। उसने उसकी शोखी पे एक मुक्का उसके शाने पे दे मारा, फिर सुराज से उठ खड़ी हुई। उसकी वापसी का एक एक लम्हा शुमार किया था। बेशक समारा से महवे गुफ्तगू थी, मगर समात मकसूद सदा की प्यासी थी। निगाहें गौहर मकसूद की मुतलाशी थी। अब जब महबूब मकसूद आ चुका था तो धड़कनें सीने में जोर जोर से दस्तक दे रही थी। बड़ा गेट खोल कर वो सूरज से पट की आड़ में हो गई। वो जन से गाड़ी पोर्टिको में ले आया। इग्निशन से की चेन निकाल कर ड्राइविंग सीट छोड़ दी। वो गेट बंद करके गाड़ी तक आई। ब्लू पैंट, व्हाइट शर्ट पहने, ब्लू लाइनिंग वाली टाई बांधे, मुंतशिर से बालों में खासा हैंडसम लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए उसके थके चेहरे को देखा। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा जोरदार सलाम था। दाएं बाजू पे ब्लू कोट डाले, गाड़ी लॉक करते उसके हाथ ठिठके। नजरें ब्लू सूट में मलबूस मैरीन उस्मान की सहरंगेज पर्सनैलिटी पे उठी और यहाँ से वहां तक रोशनी बिखर गई। जिंदगी तुम यहाँ? इब्राहिम हैरानगी से बोला। हैरानी क्यों? मैं तो अक्सर ही आती रहती हूँ। आज तो तुम्हारा लास्ट पेपर था, देकर सीधी यहीं आई हूँ। हाथ बढ़ाकर उसके बाजू से कोट उठा लिया। उसने दिलचस्पी से इस अमल को देखा। खासा इस्तेहकाक भरा अंदाज था। कैसा हुआ पेपर? अब वो अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। जबरदस्त। वो फ्रेश होने चला गया। समारा ने उसके जिम्मे लगा दिया कि वो उसे खाना गर्म करके दे। वो ऑफिस में लंच बराए नाम करता था, घर आकर ही खाता था। समारा के ऑर्डर पे वो उसे घूरती रही थी। चांस देने वाली नंद मिली है और लोगों के तेवर ही नहीं मिल रहे। उसकी शोखी से घबराकर उसने किचन को रौनक बख्शी। बड़े से किचन के एक कॉर्नर पे छोटी सी मेज रखी थी जिसके 4 कुर्सियां थी। खाना गरम करके मेज पे लगाया तो वो शावर लेकर आ चुका था। ग्रे जीन्स पे व्हाइट कुर्ते की आस्तीन कोहनियों तक किए मैरीन उस्मान की धड़कनों को मुंतशिर कर रहा था। फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर लाई तो वो एक चेयर पे बैठ चुका था। प्रैक्टिस पर हो? सवाल ज़ुबानी था। हाँ, ग्लास में पानी उड़ेलते मुस्कुराकर जवाब दिया। तुम भी आ जाओ, मैं लंच कर चुकी हूँ। केटल कुकिंग रेंज पे रखते मुत्तला किया। मेरे साथ नहीं किया है। वो हाथ पे हाथ धरे बैठा था। नाचार उसे भी साथ देना पड़ा। फूफा जान आ गए तो सबने साथ चाय पी। समारा किचन में
रात के खाने की तैयारी कर रही थी। फूफा जान ने बात शुरू की कि समारा के लिए उनके दोस्त ने अपने बेटे की बात की है। नवेद पीटीसीएल में जॉब के फराइज अंजाम दे रहा है। खुश-खल्क और सुलझा हुआ बंदा था। पप्पू और इब्राहिम को भी प्रपोजल पसंद आया था। वो कितनी ही देर किचन में समारोह को छेड़ती रही थी और वो रिवायती नंदों की तरह उसे बुरा भला कह रही थी। फूफा जान किसी दोस्त की तरफ चल दिए थे। फूफू नमाज़े इशा अदा करने उठी थी। समारा खुद ही उन्हें तन्हाई फराहम कर गई। अब कॉमन रूम में सिर्फ वो दोनों थे। कुशन पे नीम दराज इब्राहिम ने उसे बगौर देखा। वो बड़ी रग़बत से कीनू छील कर उनकी फांके प्लेट में रख रही थी। ज़बान मुसलसल समारा के लिए आए प्रपोजल पर चल रही थी। मेरी पुकार बड़ी पुरसोच थी। उसने पलकें उठाकर उसे देखा, जिसके चेहरे पे सोच की परछाइयाँ थीं। चंद सानिया खामोशी से उसे तकती रही। वो किसी कदर तज़ब्ज़ुब का शिकार नज़र आ रहा था। क्या हुआ? नरमी से इस्तफ़सार किया। तुमसे इज़हार से पहले अम्मा अब्बा समारा सभी बाखबर थे कि तुम मेरे लिए क्या हो। कई एक बार दबे लफ्ज़ों में अम्मा ने मुझे समझाने की कोशिश भी की। तुम उनके अज़ीज़ भाई की अज़ीज़ बेटी हो। वो नहीं चाहती थी कि तुम दुखों का सौदा करो। मैं बेटा हूँ, मगर अम्मा हर बार मुझे कहती थी, मैरी को दुखों के हवाले मत करना। मैंने कितनी ही कोशिश की थी तुम्हें भुलाने की, मगर तुम मेरे ख़्यालों से ना जा सकी। तब मैंने अम्मा को कह दिया था, चाहे मामी को मनाने के लिए मुझे उनके पैर ही क्यों ना पकड़ने पड़े, मैं पकड़ लूँगा, मगर तुम्हें अपनाऊँगा ज़रूर। मैंने तय किया था, समारा की शादी के बाद खुद को तुम पे आश्कार करूँगा। मगर मोहब्बत प्लानिंग पे कब चलती है? अब जब तुम फ्री हो गई हो, समारा के लिए भी अच्छा प्रपोज़ल आ गया है, तो मैं चाहूँगा अम्मा तुम्हें मेरे लिए माँग ले। वो जल पलकें उठाकर उसने इब्राहिम को देखा, वो बगौर उसे देख रहा था। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं जानता हूँ मामी आसानी से नहीं मानेंगी। मैं ये नहीं कहता तुम मुझसे अ, सिविल मैरिज कर लो, क्योंकि ऐसा करने में मेरे प्यार की बेइज़्ज़ती है। मैं तुम्हें पूरे करोफर से अपनाना चाहता हूँ। अब तक मोहब्बत की शाहराह पे हम खुशबाश चले, लेकिन हो सकता है आने वाले कल में हमें क्राइसिस का सामना हो। मैं तुम्हें कोई स्टैंड लेने को नहीं कहूँगा। जो कुछ करना है मैं करूँगा। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, अगर कभी ज़िंदगी में किसी की निस्फ़ बेहतर बनने के लिए ईजाबो कबूल के लिए हाँ कहोगी, तो वो शख्स कौन होगा? सिर्फ़ तुम और कोई नहीं। लहज़ा इतना ही अटल और दो टूक था। वो पल भर में शांत हो गया। सोच लो वो शौक हुआ, सब सोच लिया है। नवीद को बरदिखवे के लिए बुलाया गया था। पुप्पू ने बाबा और मम्मा को बतौर ख़ास बुलाया ताकि वो नवीद से मिल लें। मम्मा ने आना ज़रूरी नहीं समझा था, जबकि बाबा आए थे। उन्हें नवीद समारा के लिए हर लिहाज से अच्छा लगा था। अगली बार नवीद की फैमिली सादगी से समारा की उँगली में रिंग डाल गई, साथ ही तारीख भी तय कर गई। तैयारी करते 3 माह 3 पल की तरह बीत गए। मैरीन उस्मान ने 1.5 माह से यहीं डेरा डाल रखा था। वो तैयारियों में पेश-पेश थी। मम्मा ने सरज़निश की थी, मगर उसे बाबा की सपोर्ट हासिल थी। उपटन, हिना और फिर बारात का दिन भी आ गया। वक़्त रुखसत सभी आपदीदा थे। बिलाखिर समारा रुखसत हुई और आखिर में घर के फ़र्द रह गए। दुनिया दिखावे को मम्मा ने शादी में शिरकत की, जबकि बाबा ने मामू होने का फ़र्ज़ निभाया था। फूफा जान और इब्राहिम के मना करने के बावजूद बहुत कुछ दिया था। फूफू के सर में दर्द हो रहा था। मैरीन ने उन्हें मेडिसिन देकर सुलाया। अपने लिए चाय बनाने के ख़्याल से किचन में आई तो इब्राहिम कुकिंग रेंज के पास खड़ा नज़र आया। कुछ चाहिए? चेंज करके उसने ग्रे आरामदेह शलवार सूट पहन लिया था। शर्ट के ऊपरी 2 बटन्स खुले थे, कफ के बटन्स भी बंद करने की ज़हमत नहीं की थी। इस लापरवाही में भी भला की कशिश थी। चाय की तलब हो रही थी। थकन और दुःख से आवाज़ भारी हो रही थी। हटो मैं बना देती हूँ। बिखरे बालों को लपेटकर कैचर में जकड़ते बर्नर खोलने लगी। माचिस की तीली से वो शेल्फ पे नादीदा लकीरें खींच रहा था। खौलते पानी में पत्ती डालते उसने इब्राहिम की सुर्ख आंखों को देखा। थोड़ी देर पहले समारा का सर थपकते उसे रोनों पे सरजनिश कर रहा था। पुप्पू फूफा जान को बहला रहा था और अब खुद की आंखें ज़ब्त से सुर्ख हो रही थीं। चाय का मग मेज़ पे रखते उसके साथ वाली चेयर पे बैठ गई। उसके बालों में उँगलियां फंसाकर उसे कहा, तुम रो लो इब्राहिम। वो अपने हाथ में उसका हाथ भींच गया था। इज़हार तशक्कुर का और कोई ज़रिया उसके पास नहीं था। मेरी तुमने कमरा चेक कर लिया ना बेटा? वलीमे में जाने को घर मेहमानों से भरा पड़ा था, जबकि फूफू को समारा के कमरे की पड़ी थी। उनके रिवाज के मुताबिक वलीमे में दुल्हन के साथ दूल्हा भी आता था। फूफू परेशान हो रही थी कि नवेद को कुछ गिरा ना गुजरे। ससुराल में उसकी पहली रात जो थी। फूफू मैंने सब कुछ अपने हाथों से किया है, आप बेफिक्र रहें। फूफू ने मशकूर नजरों से सवरी हुई महरीन उस्मान को देखा। वो ना होती तो वो एकदम बौखला जाती, फिर बेसाख्ता उसे प्यार करने लगी। वो झेप गई। माशाअल्लाह बड़ी अच्छी लग रही हूँ। उन्होंने बेसाख्ता पेशानी चूम ली। दिन रात दुआ करती हूँ कि ये चाँद सदा मेरे आंगन में रोशनी बिखेरे। वो सटपटा गई।
अम्मा, आप कहाँ हैं? अब्बा आपको ढूंढ रहे हैं। गाड़ी भी चलने को तैयार है। इब्राहिम भी वहीं आ गया। सुबह समारा आई थी और उसे खुश देखकर इब्राहिम शांत हो गया था। फूफू पैगाम मिलते ही चल दी। अब मैरीन उस्मान पे उठी। उसकी सागर आंखों ने पल के झपकने से इनकार कर दिया। वो कब से उसे ही ढूंढ रहा था, जो न जाने कौन कौन से बखेड़े निपटा रही थी। अब सामने आई भी तो किस रूप में कि वो खुद को भूलने लगा। अब वो दोनों एक दूसरे के सामने थे। ब्लैक सूट में इब्राहिम गजब ढा रहा था तो शॉकिंग पिंक लहंगे सूट में बड़ा सा दुपट्टा स्टाइल से सेट किए, खुले बालों में संवरी हुई, वो देखने वालों के होश उड़ा रही थी। इब्राहिम की नजरों की तपिश ने उसे पलके झुकाने पे मजबूर कर दिया। वो 2 कदम आगे आया, शहादत की उंगली थोड़ी के नीचे रखी, रख कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। वो जैसे बहुत मुश्किल सूरत-हाल में फंस गई थी। हाथ उठाकर उसकी उंगली हटाना चाही, मगर वो उसका हाथ थाम चुका था। निगाहों के तसादुम पे गोया हुआ। इन हथियारों का सहारा लेकर मजीद सितम ढाने का सामान क्यों करती हो तुम? आज देती सरगोशी थी। मैं तो पहले ही फिदा हूं तुम पे। मजीद क्या चाहती हो? जान से चला जाऊं? प्लीज इब्राहिम। वो उसकी नजरों और बातों से घबरा रही थी। उसके शर्मगी चेहरे को देखते हुए वो भोले से मुस्कुरा दिया। आग लगाकर चाहती हो धुआं ना उठे? अब अगर कोई डायलॉग झाड़ा तो मैं कुछ दे मारूंगी, उसने खफा से धमकी दी। डायलॉग्स पे एतराज है तो अमली कार्रवाई करूं? दफा हो जाओ तुम। ब्लश होकर वो रुख मोड़ गई। ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी होकर इयररिंग्स ठीक करने लगी। दुनिया जहान की लड़कियों के वो गजरे लाए हैं और एक तुम महाकंजूस। डायलॉग झाड़ने को हर वक्त तैयार रहते हो। लफ्जों की फैक्ट्री जो लगा रखी है अपनी। ये नहीं हुआ कि चंद रुपयों के गजरे ही खरीद लाऊं। नफी में सर हिलाते मुस्कुराते हुए इब्राहिम ने उसका हाथ थाम लिया, फिर बायां हाथ सामने किया जिसमें गजरे और कंगन थे। तुम्हें देने को कब से ढूंढ रहा था। वो हैरान रह गई। शॉकिंग पिंक नीम लबों को मुस्कुराती नजरों से देखते कलाई में कंगन डाल रहा था। हाँ, तो क्या कह रही थी तुम? कलाइयों में कंगन पहनाकर शॉकिंग पिंक चूड़ियों से सजी कलाई थाम कर इस्तफसार किया। उसने नजरें सागर आंखों में डाली जो शो हो रही थी। फ्रॉड, चीटर, हटो परे। मुस्कुराकर बालों में गजरे लगाने लगी। 12 बजने पर घड़ी ने सन्नाटे में इर्त्याश बपा किया तो अगले ही पल इब्राहिम की कॉल आ गई। आज मैरीन उस्मान का जन्मदिन था और वो उससे गोया था। तुम्हें गिफ्ट क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो मांगूंगी वो दोगे? बिल्कुल, सोच लो। एक लहजे को खामोशी रही, फिर वो गोया हुआ। सोच लिया, क्या चाहिए तुम्हें? मम्मा के बायस तुम घर नहीं आते। मम्मा का रवैया तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होता, सो मैं खुद चाहती रही हूँ कि तुम ना आओ। तुम्हारे घर हमारी अक्सर मुलाकात होती है, घंटों एक दूसरे के साथ होते हैं, लेकिन आज स्पेशल डे पर मैं हर उस मकाम पर तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ जहां मेरा दिल कहता है। क्या तुम चंद घंटे दे सकोगे मुझे? दूसरी तरफ खामोशी थी। मैं जानती हूँ इब्राहिम, यूं बाहर मिलना तुम्हारे उसूलों के खिलाफ है, मगर आज इन उसूलों में थोड़ी सी तरमीम कर लो मेरे लिए प्लीज। ओके? वो मान गया। तुम इतनी आसानी से मान जाओगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। वो बुरी तरह खुश हुई। इस अंदाज में जान जान से जाने को बोलोगी तो इब्राहिम वो भी कर गुजरेगा। मुझे यकीन नहीं, उसने चिढ़ाया। अम्मा जल्द ही तुम्हें मांगने आ रही है। दुआ करो खुशियों का लम्हा जल्द आए, फिर सारे यकीन तुम्हारी धड़कनों से बांध दूंगा। बिलाशुबह वो लफ्जों का खिलाड़ी था। अब कितनी ही देर से वो एक दूसरे के संग थे। आइसक्रीम, फालूदा, पॉपकॉर्न, कितनी ही चीजों को शेयर करते एंजॉय किया था। अब वो साहिल के किनारे बैठे थे। पूरा चांद समंदर के सीने पे झिलमिला रहा था। बातों बातों में रामीज का जिक्र आ गया तो उसने कहा, मुझे रामीज की गैदरिंग अच्छी नहीं लगती। वो शख्स खुद कब अच्छा है? उस दिन पार्टी वाला वाकया याद आया तो वो खौल गई। मम्मा का चहीता भतीजा है तो मामू रामेश के साथ पूरी ननिहाल ही करप्ट लगती है। सुबह आए थे मामू बर्थडे प्रेजेंट में नए मॉडल की ऑल्टो लेकर। रामेश रजा गाड़ी की खसूसियत और कीमत ही बताता रहा। मैं चाबी लिए बिना ही उठ गई। ऐसे नौदौलतिये लोगों से कोफ्त होती है मुझे। बात बात में रुपयों का तस्करा ओछापन लगता है। मुआशियात हमारी जरूरियात जिंदगी को बैलेंस करती है, मगर उसको ओढ़ना बिछौना बनाना सरासर छिछोरपन को जाहिर करता है। मामू और उनका बेटा हर चीज रुपयों में तौलने के आदी हैं। फला चीज इतने रुपयों में खरीदी, फला को इतने रुपए डोनेट किए, फला जगह इतने रुपए खर्च किए। कुछ लोग होते हैं ना जिनका तकिया कलाम रुपया होता है। मेरी ननियाल में इस किस्म के लोग बसते हैं। अभी तुम्हारी जगह रामेश रजा होता, खुदा ना खास्ता, तो 10 बार मुझे कैलकुलेट करवा रहा होता। इतने रुपए की आइसक्रीम खरीदी, इतने रुपए में फालूदा लिया, इतने रुपयों में पॉपकॉर्न खाया। ठीक है, अपनी खुशी के लिए हर बंदा रुपया खर्च करता है, मगर ये दिखावा जाहिर करता है कि आप रुपयों के पुजारी हैं।
नुमाइश परस्त इंसान है। वो बुरे बुरे मुंह बनाते गोया थी और इब्राहिम महजूज होते हुए उसे सुन रहा था। नया मॉडल की आल्टो तुमने नाहक कबूल ना की। इतना महंगा गिफ्ट कौन देता है भला? उसने छेड़ा। गिफ्ट देकर मामूल सूद वसूल करने के चक्करों में है। यू मीन डामीज? उसने इस्तेजाब से बात अधूरी छोड़ दी। उसने सर इस बात में हिलाया। ओ नो, यानी कि मेरा मुकाबिल हरीफ खासा अमीर कबीर है। क्या तुम्हारा वोट उसकी तरफ तो नहीं? कहीं तुम्हारा वोट उसकी तरफ तो नहीं? उसके घुरने पर उसने झट कानों को हाथ लगाया। तुमसे एक बात शेयर करूं? मुस्कुराते हुए इजाजत चाहिए। खुश नसीब गिरदानूंगा खुद को। मेरी दिली ख्वाहिश थी जब तुम इजहार करो तो मेरे लिए फूल के बजाय मोतिये के गहने लाओ। गहने पहनाते हुए इजहार करो। और क्या खूब हुआ अगर उस दिन वैलेंटाइन डे हो। मगर तुमने मेरी सोच पे पानी फेर दिया। वो दिलचस्पी से सुन रहा था। ये थोड़ी सी पगली, थोड़ी सी सयानी लड़की जिंदगी बन बैठी थी। आईना जैसा दिल था उसका। तुम्हें यकीन था कि मैं भी असीरे मोहब्बत हूँ? शोखी से सवाल हुआ। वो चिढ़ गई। नहीं, मैं अंधी थी जो तुम्हारी आंखों के रंग नहीं देख सकती थी। तुम जब भी मुझे देखते थे तुम्हारी आंखें चमकने लगती थी। उसका कहकहा बेसाख्ता था। तुम मेरी आंखों को ही देखती रहती थी। उसने मजा लिया। क्योंकि तुम्हारी आंखें तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। अब उठो, काफी देर हो गई। ब्लैक जींस के पायचे खोलते वो भी उठ खड़ा हुआ। अभी वो आधे रास्ते में थे जब मैरीन के सेल पे उसकी दोस्त की कॉल आई। कॉल सुनते वो टेंस हो गई। एवरीथिंग इज ओके? उसके मुतफक्किर चेहरे पे उसने नजरें जमाई। मेरी दोस्त हुमा का फोन था, कुछ बताया नहीं उसने। बस रो रही है, अभी घर आने पे इसरार किया है। तुम राइट साइड लो गाड़ी। इब्राहिम ने कहने पे अमल किया। थोड़ी देर बाद वो हुमा के सिटिंग रूम में विराजमान थे। बड़ी सी चादर में लिपटी हुमा रो रो कर अपना हश्र कर चुकी थी। हुमा, फॉर गॉड सेक, बताओगी भी कि रोने की वजह क्या है? मैरी, मैं बाहर इंतजार कर लेता हूँ तुम्हारा। वो अपनी मुहज्जिब फितरत के हाथों मजबूर था। हुमा शायद उसी के बायस झिझक रही थी। आप बैठे इब्राहिम भाई, मैरी की निस्बत से आप मेरे भाई जैसे हैं। अश्कबार हुमा गोया थी। अंकल आंटी कहाँ हैं? उसने उनकी गैर मौजूदगी महसूस की। उम्र अदा करने गए हैं। आजकल खाला मेरे साथ रह रही है। अभी वो किसी अजीज के घर गई हैं। हुमा संभलते हुए बोलने लगी। जब अपना समझकर पुकारा है तो एतबार भी करो। कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करो। हुमा के हाथ पर थपकी दी। वो खामोश बैठा था। फिर हुमा की धीमी आवाज गूंजी। पिछले 3 माह से मेरी जिंदगी अजाब में मुब्तला है। एक शख्स मुसलसल कॉल कर रहा है। रॉन्ग नंबर होगा। नहीं, उसे मेरा नाम, फैमिली मेंबर्स की तादाद तक पता है। यहाँ तक कि मेरी मंगनी मेरे फर्स्ट कजिन से हुई है ये भी जानता है। अम्मी अब्बा आजकल उम्रा अदा करने गए हैं, ये भी खबर है उसे। बिला नागा दिन में कई बार कॉल करता है। एक बार मैं यासिर मंगेतर के घर गई तो वहां भी उसकी कॉल आ गई। मैंने कई बार उसे ट्रेस आउट करना चाहा मगर उसका कोई नंबर हाथ नहीं लगता। वो फोन बूथ इस्तेमाल करता है। सूरत हाल तो वाकई गंभीर थी। कहता क्या है? वो कहता है कि मैं यासिर से मंगनी तोड़ दूं क्योंकि वो मुझे चाहता है। आवाज धीमी हो गई। तुमने क्या किया? मैंने डांट कर फोन बंद कर दिया मगर वो बाज नहीं आता। फोन रिसीव करना छोड़ दिया तो आवाज बदलकर अम्मी से बुलवा लिया। आसिम नाम बताता है। मैं कहाँ जाती हूँ कहाँ आती हूँ इस तक से बाखबर है। मैं तो बाकायदा हिजाब में बाहर निकलती हूँ। कभी कोई अफेयर नहीं चलाया। अब इस शख्स की बातें सुनकर खुदकुशी करने को दिल चाहता है। मैं बेगुनाह हूँ, यकीन करो। मुझे समझ नहीं आ रहा उस शख्स से कैसे पीछा छुड़ाऊं। अम्मी अब्बा को इल्म हो गया तो मैं अपनी सफाई में क्या कहूंगी? यासिर की नजरों का सामना कैसे करूंगी? वो रो रही थी। हुमा के किरदारों अतवार की तो वो खुद अमीन थी। मास्टर्स प्रोग्राम में 2 साल साथ रहा था दोनों का। उसने हुमा को कभी लड़कों से हेलो हाय करते नहीं देखा था। वो बाकायदा हिजाब में रहती थी और मौजूदा सूरत हाल उसे पागल कर देने को काफी थी। वो उसे दिलासा देने लगी। उसकी जहनी हालत का एहसास हो रहा था। कोई ऐसा शख्स है आपकी नजरों में जो ऐसी हरकत कर सकता हो? खामोश बैठे इब्राहिम ने सवाल किया। हुमा का जवाब नफी में था। उसने खुद बारहा इस पहलू पे सोचा था मगर उसे कोई मशकूक ना लगा क्योंकि वो चंद मर्दों के अलावा किसी के सामने बेपर्दा नहीं रहती थी। आपकी सारी बातें शो कर रही हैं कि वो शख्स आपसे बखूबी वाकिफ है। वालिद और भाइयों के अलावा कोई ऐसा शख्स है जिससे आप फ्रैंक है? सवाल फिर उसी ने किया। मेरा मंगेतर है यासिर। आंखें रगड़ते हुए उसने हौले से जवाब दिया। वो खामोशी से उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैं फ्रैंक होकर आपसे सवाल करना चाहूंगा। माइंड तो नहीं करेंगी? वो झिझक गया। पूछिए। आप लोगों की लव एंगेजमेंट है? हुमा का चेहरा एक लम्हे को सुर्ख हो गया। जी, वन साइडेड। यासिर हमेशा से ख्वाहिशमंद रहा है। अम्मी अब्बा 6 माह पहले माने हैं। हमारी एंगेजमेंट को 4 माह हो गए हैं। मुफस्सिल जवाब दिया। वो एक लहजे पुरसोच अंदाज में पैर का अंगूठा कालीन पे फेरने लगा। आप यासिर को कांटेक्ट करें और उसे अभी यहाँ बुलाएं।
लहजा पुरसुकून था, जैसे किसी मंजिल तक रसाई हासिल हो गई हो। इससे क्या होगा इब्राहिम? मैरीन ने लब कुशाई की। हुमा भी उसे देखने लगी। जो कुछ मैंने महसूस किया है उसके बाद यासिर से मीटिंग करना बेहद जरूरी है। ये सब जानने के बाद हो सकता है यासिर को बुरा लगे, वो हुमा पे शक करे। हुमा का अंदाज जाहिर कर रहा था वो मैरीन की बात से इत्तेफाक कर रही है। सबसे बड़ी बात, यासिर को बुरा लगना नहीं चाहिए क्योंकि गलती हुमा की नहीं है। दूसरे, वो वाकई सच्ची मोहब्बत में मुब्तला है तो अपने प्यार पे कभी शक नहीं करेगा। उसका लहजा अटल था। हुमा, आप यासिर को ट्रेस करें, भरोसा किया है तो मुकम्मल करें। उसने फोन सेट की तरफ इशारा किया। हुमा तअम्मुल कर रही थी। उसे इस नाम में फोन की बेल बजी और हुमा खौफ से पीली पड़ गई। उसी की कॉल है। इब्राहिम उठकर करीब आ गया। उसने कांपते हुए इस बात में सर हिलाया। सीएलआई स्क्रीन पे कोई नंबर नहीं था। कॉल रिसीव करें और उसे आधे घंटे बाद कॉल करने को बोले। कोई भी बहाना कर दीजिए। वो बराबर हिदायत दे रहा था। मैरीन ने हुमा का हौसला बढ़ाया। इब्राहिम जैसे बोल रहा है कर लो। मगर वो बदस्तूर कांप रही थी। आंसू एक बार फिर आरिज़ों पे बह रहे थे। दिल मुतवातिर हो रही थी। कम ऑन गुड़िया, पिक अप द फोन। इब्राहिम का हाथ हुमा के सर पे आ पड़ा। अंदाज बुजुर्गों वाला था। हुमा ने कॉल पिक कर ली। हेलो, हुमा ने हिम्मत करके कहा। इब्राहिम ने सूरज से सेल फोन वॉइस रिकॉर्डर पे लगाकर ईयरपीस से लगा दिया। मकसद दूसरी तरफ की आवाज रिकॉर्ड करना थी। मैरिन ने इस हरकत पे नजरों ही नजरों में उसे सराहा। बड़ी देर कर दी उठाने में। दूसरी तरफ बड़ी अपनाइयत से मर्दाना आवाज में इस्तफसार हुआ। तुम मुसलसल 3 माह से मुझे कॉल कर रहे हो, मेरी डांट सुनकर थकते नहीं हो? हुमा सर पे रखे हाथ को साहिबान समझकर निडर हो गई। तुम्हें 3 माह क्या, 3 जन्मों तक कॉल कर सकता हूँ। वो मकरू हंसी के साथ गोया था। शुक्रिया, तुम्हारी मुस्तकिल मिजाजी मुझे सोचने पे मजबूर कर रही है। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ मगर कोई दरवाजे पर है। क्या तुम आधे घंटे बाद मुझे कॉल करोगे? नफरत को काबू करके हुमा ने लगावट का मुजाहरा किया। तुम इंतजार करोगी तो 10 बार करूंगा। मैं इंतजार करूंगी। कोई दरवाजा बजा रहा है, उजलत में बोलते हुमा ने रिसीवर क्रैडल पे डालकर हथेलियों में चेहरा छुपा लिया। ब्रेव गर्ल, इब्राहिम ने बेसाख्ता सराहा। मैरीन ने भी दाद दी। यासिर 15 मिनट बाद उनके रूबरू था। वो मैरीन और इब्राहिम को देखकर हैरान हुआ। इब्राहिम ने तरीके से तमाम सूरत हाल गोश गुजार कर दी। वो फौरन ही गैरत में आ गया कि कौन है वो शख्स जो उसकी हुमा को तंग करता है। टाइम कम था। इन बातों से इब्राहिम को कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। उसने सवाल किया, आपके दोस्त हुमा से वाकिफ हैं? गायबाना, क्योंकि ये पर्दा करती है। बड़ी बड़ी सी चादर में छुपी हुमा को यासिर ने नजरों में रखते जवाब दिया। अपने दोस्तों से हुमा का जिक्र करते हैं, आप वकीलों की तरह जिरह क्यों कर रहे हैं? हुमा के तंग होने का मेरे दोस्तों से क्या ताल्लुक? यासिर गुस्सा करने लगा। इब्राहिम उससे तेज आवाज में गोया हुआ, ताल्लुक है यासिर, क्योंकि हुमा आपसे ज्यादा किसी के करीब नहीं। ये कहाँ आती है जाती है, इसके रोजो शब आदातो अतवार आपके इल्म में है। आप हर बात दोस्तों से शेयर करते हैं तो बातों बातों में आप अपने दोस्तों को उनकी भाभी के बारे में भी बताते होंगे। एंड आई एम श्योर कि आसिम आपका दोस्त है। इब्राहिम के अग्रेसिव होने पे मैरिन ठिठक कर उसे देखने लगी। हुमा लब चबाने लगी जबकि यासिर साकित रह गया। आसिम नाम लिया अभी तुमने? वो अचंभे से इस्तफसार कर रहा था। इस बात में सर हिलाते इब्राहिम ने आसिम की रिकॉर्ड आवाज रिवर्स करके यासिर की तरफ बढ़ा दी। फोन कान से लगाए यासिर का चेहरा रंग बदल गया। मेरा क्लोज फ्रेंड, ऐसा कैसे हो सकता है? यासिर दुख की तस्वीर बना खुद कलामी में मसरूफ था। वो दोनों तहैयुर से जम गई थी। आधा घंटा गुजर चुका था। फोन की बेल पे इब्राहिम ने फोन सेट उठाकर रिसीवर हुमा को पकड़ाया। हुमा गायब दिमागी से हेलो कहकर खामोश हो गई। खामोशी से इब्राहिम ने रिसीवर यासिर के कान से लगा दिया। मैं खुशी से मर ना जाऊं। आज कितने दिनों की लगन रंग लाई है। तुम मुझसे बात कर रही हो, वरना हर बार तुम फोन बंद कर देती थी। क्यों डरती हो मुझसे? तुम्हारे मंगेतर यासिर से तो 1000 दर्जे अच्छा हूं। वो बोले जा रहा था और यासिर की कनपट्टियों में खून खौल रहा था। तुमने दोस्ती पर से मेरा एतबार उठा दिया आसिम। मैंने अपना समझकर अपनी मोहब्बत शेयर की तुमसे और तुम? यासिर गुस्से से गोया था। अगले ही लम्हे कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। सस्पेंस ओपन हो चुका था। यासिर जिस दोस्त से हुमा के किरदार और अतवार आदतें शेयर करता था उसी ने नकब लगाई थी। यासिर नेदामत से नजरें मिलाने के काबिल नहीं था। उसे एहसास था उसकी सस्ती तफरीह ने यार दोस्तों में नुमायां रखने की ख्वाहिश ने हुमा को कितनी अजियत दी। हुमा साकित बैठी थी। वो शौक थी। मैरीन उस्मान गुस्सेली नजरों से यासिर को देख रही थी। इब्राहिम मुतासिफ लहजे में गोया था, घर की बात गैरों तक पहुंचाने का अंजाम देख लिया यासिर? जिसे दोस्त समझकर तुम अपनी फीलिंग्स शेयर करते रहे वही यासीन का सांप निकला जिसने डसने की पूरी कोशिश की। तुम्हें एक ट्रू स्टोरी सुनाऊं। एक शख्स को किसी से मोहब्बत थी, न जाने उसकी मोहब्बत कितनी बोदी थी कि उसने सोचा ये लड़की को चेक कर
उसने सोचा लड़की को चेक करूं ये कैरेक्टर की सही है या नहीं। उस शख्स ने अपने दोस्त को जासूसी पे मामूर किया। जासूस दोस्त रोज रिपोर्टिंग करता। आज वो इतने बजे आई, उसने ग्रीन कपड़े पहन रखे थे, अच्छी लग रही थी, दोस्तों के साथ बातें करती रहती है, हंसती बहुत है। कुछ माह ये सिलसिला चला, फिर उस शख्स का जासूस दोस्त सॉरी बोलकर अपनी शादी का कार्ड थमा गया। वो बाकिरदार लड़की उसे इतनी अच्छी लगी कि उसने अपनी अम्मा को उसके घर भेज दिया और शादी तय करवा ली। उस शख्स ने दोस्त को बुरा भला कहा, शर्म दिलाई कि दोस्त की मोहब्बत पे डाका डाला। तब उसके फ्रेंड ने तमस्कुराना लहजे में कहा, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होती तो तुम कभी उसे चिक ना करते, एक अजनबी शख्स को कभी अपने प्यार पे नजर रखने को ना बोलते, अपनी इज्जत समझते तो कभी यार दोस्तों में उसका तस्करा नहीं करते। वो शख्स लाजवाब होकर सर झुका गया। जिस लड़की से उसे मोहब्बत का दावा था, जिस दोस्त पे अंधा एतकाद था, आज उसी दोस्त के बच्चों का चाचू बना हुआ है। यासिर का सर ऊपर उठ नहीं रहा था। इब्राहिम की छा जाने वाली शख्सियत ने उसे पजल कर दिया था। बज़ाहिर ये वाकया फनी भी है और इबरतनाक भी। तुम उससे इससे इबरत पकड़ो और आइंदा कभी ये हरकत मत करना। हुमा, तुम भी सब भूल जाओ। क्या क्या भूल जाऊं इब्राहिम भाई? 3 माह से मेरी जिंदगी अजाब बनी रही। हर लम्हा मैंने अपनी गलती ढूंढी है कि शायद मेरी साफ सुथरी जिंदगी में कोई दाग मिले जो मेरा ये आशिक पैदा हो गया। मगर क्या खबर थी, मैं दूसरों का भुगतान भुगत रही हूँ। मैंने सारी जिंदगी शरई पर्दा किया, मगर ये शख्स मुझे बेपर्दा करता रहा। अभी इंगेजमेंट हुई है और उसके दोस्तों को खबर हो गई कि मेरे बाजू के किस हिस्से में तिल है। कल जब ये शख्स मेरा लिबास बनेगा तो न जाने इसके दोस्तों को मेरे बारे में क्या क्या खबर हो जाए। यासिर साहब, मैं पछताई तुमसे रिश्ता जोड़कर। मोहब्बत के नाम पे बाजार में बिठा दिया तुमने मुझे। कितने घटिया होते हैं तुम जैसे मर्द, जो औरतों को आम कर देते हैं। बाजार में बैठी औरत और घर में बैठी औरत में कुछ तो फर्क रखो। अपनी रंग अपनी रिंग लेकर दफा हो जाओ मेरी नजरों से। मुझे तुम्हारी सूरत से ही घिन आ रही है। हुमा गुस्से से अ, फट पड़ी। अपनी बेकदरी, रुसवाई, अजियत का एहसास गहरा हुआ तो खरी खरी सुना दी। अपनी बिगड़ी सूरत आईने में देखकर कोई कब तक नजर मिला सकता है? यासिर खामोशी से उठ गया। सस्ती तफरीह ने उसे शिकस्त से दो चार कर दिया था। अब सारी उम्र वो हुमा से नजर मिलाने के काबिल ना रहा था। वो दोनों अपनी जगह खामोश थे। नाकर्दा गुनाहों का बोझ शानों से उतरा तो हुमा फिर से ताजा दम हो गई। इब्राहिम भाई, आपका बेहद शुक्रिया। आपने पल भर में सुराग लगाकर महीनों से जारी टेंशन से मेरी जान छुड़ाई। मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी, तुम्हारी भी शुक्रगुजार हूँ। जो मेरी कॉल करने पर भागी चली आई, वो बारी बारी दोनों की शुक्रगुजार थी। मैरीन उस्मान के दिल में इब्राहिम के लिए मजीद मोहब्बत मौजन हो गई। बड़ी खामोश और ड्राइव करते उसने उसकी खामोशी पे इस्तफसार किया। एक बात सोच रही थी, कहकर उसने सीट की पुश्त से टेक लगाई। क्या तुम मल्टीनेशनल कंपनी में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में होना चाहिए था। तौसीफी नजरों पे वो बेसाख्ता हंस दिया। वो संजीदगी से गोया थी। इब्राहिम, जिस तरह तुमने हुमा का केस हल किया है, लफ्जों में बयान नहीं कर सकती मुझे कितनी खुशी हुई। मैं सारी जिंदगी नाज करूंगी कि मैंने इब्राहिम से मोहब्बत की, जो मोहब्बत ही नहीं मोहब्बत की इज्जत भी करता है, जो औरों से बेहद अलग है, जिस पे मैं आंखें बंद करके एतबार कर सकती हूँ। उसने स्टीयरिंग पे मौजूद उसके हाथ पे अपना हाथ रख दिया। मोहब्बत से लबरेज नजरें उस पे जमा दी। बड़ा प्यार आ रहा है। उसका हाथ स्टीयरिंग पे रखकर अपना हाथ रख दिया। तुम हमेशा यूं ही अच्छे रहना। उसके बाएं बाजू पे अपना सर टिका दिया। वरना, इब्राहिम ने मजा लिया, जरा भी बदले तो जान से मार दूंगी। गर्दन दबाने वाले अंदाज में हाथ गर्दन के गिर्द करके बोली। अंदाज और जुमले पे उसकी हंसी बेसाख्ता थी। बाज लोग इतने मुकम्मल होते हैं कि उन्हें जिंदगी में शामिल करके जिंदगी को पुरसुकून करने को दिल चाहता है। मैरीन उस्मान को भी इब्राहिम की जिंदगी का हिस्सा बनने की चाह थी। बिलाशुबा वो नियतो किरदार का इतना अच्छा था कि कोई भी लड़की उस रफाकत पे नाज करती। फुप्पू फूफा जान इब्राहिम के लिए मैरीन उस्मान का हाथ मांगने आए थे। मम्मा तो सुनते ही भड़क गई। बाबा मौजूद थे, सो उन्हें खुद पे कंट्रोल करना पड़ा। लेकिन बातों बातों में मम्मा ने उन्हें काफी कुछ जता दिया था। फुप्पू बीती बातों को फरामोश करने की इल्तिजा ही करती रही, मगर मम्मा का अंदाज खातिर में ना लाने वाला था। जाते समय वो दोनों काफी दिल बर्दाश्ता लग रहे थे। बाबा को मम्मा का रवैया अहानत आमेज लगा। उनके जाते ही बाबा मम्मा पे बरस पड़े। तुम किस किस्म की औरत हो? बरसों बीत गए एक बात को और तुम आज तक लकीर पीट रही हो। ऐसा क्या कर दिया मेरी बहन ने कि तुम हमेशा उससे नफरत करती आ रही हो? तुम्हारा भाई मेरी बहन के इश्क में मरा जा रहा था, तो इसमें मेरी बहन की क्या गलती? उसने कहा था मुझसे इश्क करो। तुम्हें आज तक ये गम है कि सादिया ने तुम्हारे भाई से शादी ना करके मरहूम वालिदैन के कायम किए रिश्तों को क्यों ना तोड़ा? तुम्हारी बहन ने मेरे भाई से शादी ना की तो कौन सा उसने खुदकुशी कर ली? मेरे भाई को सादिया से अच्छी करोड़पति बाप की
बेटी मिल गई और देख लो आज मेरा भाई दौलत में ऐश कर रहा है जबकि तुम्हारी बहन 4 कमरों के मकान में जिंदगी बसर कर रही है। मम्मा बाबा से ज्यादा तुनक के गोया हुई थी। मेरी बहन 4 कमरों के मकान में हलाल कमाई खाकर जिंदगी बसर कर रही है। नेक साले बच्चे उसके नसीब से मिले। तुम्हारे भाई की तरह नहीं जिसने बीवी को सीढ़ी बनाकर दौलत हासिल की, एक तरह से अपनी कीमत वसूल की। दौलत नाजायज जराये से कमाना खूबी नहीं, इसे इसी हराम की कमाई ने उसे रामीस रजा जैसा बेटा अता किया जिसकी नजर में बाप की तरह हराम हलाल और जायज नाजायज में कोई फर्क ही नहीं है। बाप की तरह स्मोकिंग और ड्रिंक में डूबा नजर आता है। कल आए थे तुम्हारे भाई अपने फर्जंद अर्जुमंद रामेश रजा का प्रपोजल लेकर। कहाँ रामेश रजा और कहाँ इब्राहिम जो हमेशा अपने नाम की लाज रखता है। बाबा बेहद कूल माइंड थे। दीगर मर्दों की तरह बीवियों से हर घड़ी झगड़ना उन्हें नापसंद था। उनकी पर्सनैलिटी इतनी बारोब थी कि मम्मा जैसी तरहदार औरत उनकी तनबीही नजरों ही से खायफ रहती थी। बाबा की मम्मा से वन साइड लव मैरिज थी। बाबा मम्मा को बहुत चाहते थे। बाबा की ख्वाहिश पे दादा दादी मम्मा को ब्याह लाए। मम्मा को रिवायती ससुराल नहीं मिला था। मोहब्बत करने वाले सास ससुर दोस्तों जैसी नंद और बाबा के इश्क ने उन्हें निहाल कर दिया था। दादा दादी के इंतकाल के बाद मम्मा पुप्पू के बेहद करीब आ गई। बाबा ने बड़े भाई नहीं बाप की तरह पुप्पू को मोहब्बत दी। मम्मा ने भी बाबा का खूब साथ दिया मगर जब मामू ने पुप्पू को देखा तो उन पे बुरी तरह फरेफ्ता हो गए। मामू न्यूयॉर्क में होते थे। मम्मा की शादी पे मसरूफियत की बिना पर आ न सके थे। अब उन्होंने मुस्तकिल पाकिस्तान सेटल होने का प्लान बना लिया था। मम्मा को अपने इकलौते भाई से बहुत मोहब्बत थी। मामू के लिए वो शुरू से ही जज्बाती रही थी। जब मामू ने मम्मा से फूफू से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की तो मम्मा ने सहूलियत से बता दिया कि फूफू पहले ही इंगेज है मगर मामू ये सुनकर भी पीछे ना हटे। वो रोज आ मौजूद होते और फूफू की जिंदगी अजाब बन जाती। वो उनकी नजरों बातों से खाइफ रहने लगी थी। मम्मा ने मामू की तरफदार बनकर बाबा से एंगेजमेंट तोड़ने की बात की तो बाबा ने इनकार कर दिया। इधर मामू खुदकुशी की धमकी दे रहे थे और इधर बाबा मान के नहीं दे रहे थे। बाबा ने मामू को घर आने से मना कर दिया तो मम्मा भड़क उठी और जब फूफू ने एक दिन आजिज आकर मामू को बेनुक्स सुनाई तो इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। मम्मा पूरी तरह मामू की हिमायती थी जबकि बाबा फूफू के तरफदार थे। जब मम्मा किसी तौर अपने तकाजे से पीछे न हटी तो बाबा ने तलाक की धमकी दे दी। मामू बुनियादी तौर पे हुस्न परस्त वाक़ई हुए थे। उन्हें फुप्पू से कोई तूफ़ानी इश्क ना था। अब जब मम्मा का घर टूटने लगा तो कुर्बानी का तअस्सुर देते वो पीछे हट गए। मम्मा जहाँ मामू की आला ज़र्फ़ी की ममनून हुई, वहीं फुप्पू के लिए उनके दिल में नफ़रत का महल खड़ा हो गया। बाबा ने फुप्पू के लिए उन्हें तलाक की धमकी दी। मुहिब शौहर के इस अंदाज़ के ज़िम्मेदार उन्हें फुप्पू नज़र आईं। फुप्पू ने हर जतन कर लिया मगर मम्मा का दिल साफ़ ना हुआ। बरसों बीत गए इस किस्से को मगर मामू आज तक मम्मा को अपना एहसान याद दिलाकर मुंतकिमुल मिजाज बना चुके थे। मामू अपने रिजेक्ट किए जाने का बदला फुप्पू को रुला कर ले रहे थे। फुप्पू का मैका बाबा के दम से आबाद था मगर उनकी हर बार आमद पे मम्मा कोई न कोई जख्म लगाती कि वो महीनों मैके का नाम ना लेती। नई नस्ल ने शऊर की दुनिया में कदम रखा तो सबको मामू और मम्मा ही की गलती नजर आई। समारा और इब्राहिम मम्मा को एक आंख नहीं पाते थे मगर मैरीन उस्मान उनके बिना रह ना पाती थी और अब मौजूद सूरत हाल ने मम्मा के बरसों पहले लगे जख्म को हवा दिया। अजीज भाई के रिश्ते से इनकार करके फुप्पू ने मम्मा की अना पे पांव रख दिया था। कल उन्होंने मामू को ठुकराया था, आज मम्मा इब्राहिम को ठुकरा कर बरसों पुराना इंतकाम लेने के मूड में थी। मैरिन उस्मान के रंग ढंग उन्होंने अरसे पहले जान लिए थे। खामोश रही कि बेटी के जरिए वो ननन से बरसों पहले लगे जख्म का हिसाब ले सकेंगी। लाउंज में हश्र का सा समा था। वो परेशानी से दोनों को लड़ते देख रही थी। आप लोग झगड़ें तो मत, बात सहूलियत से भी हो सकती है। मैरीन ने दखल अंदाजी की। तुम तो चुप ही रहो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें दखल अंदाजी करने की। मम्मा तड़क कर उसे चुप करा गई। मैं अब आपके रोब में नहीं आऊंगी। बरसों पहले तलाक की धमकी देकर आपने मुझे चुप कराया था। आज मैं कह रही हूँ अगर आप बाप बेटी ने इब्राहिम को रिजेक्ट करके रामीस रजा का रिश्ता कबूल ना किया तो मैं खुला का केस दायर कर दूंगी। वो दोनों अपनी अपनी जगह ठिठक गए। मम्मा सरापा इंतकाम लग रही थी। नंद ने एक बार नीचा दिखाया, मैं सह गई मगर अब बेटी ये काम करेगी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप दोनों सोच लें मैं अजीज हूँ या सादिया और इब्राहिम। मम्मा जुनूनी हो रही थी। इस उम्र में तमाशा करोगी, तुम पागल हो गई हो। बाबा का अंदाज फहमाइशी था। मम्मा की इंतहा से बखूबी वाकफियत के बावजूद वो उनसे इश्क करते थे। उनके इश्क का सबूत ही था जो मम्मा पप्पू से सीधे मुंह बात नहीं करती थी और बाबा ने आज तक मम्मा पे सख्ती नहीं की थी। हमेशा ये सोच कर रह जाते हैं कि मोहब्बत जबरदस्ती तो नहीं करवाई जा सकती। पागलपन का सबूत तो आप दोनों के फैसले पे मुनहसिर है। मुझे फारिग करके इब्राहिम को बेटी सौंपिएगा। लफ्जों की चिंगारियां उड़ाकर मम्मा लाउंज से चली गई। बाबा को मम्मा पे गुस्से के साथ बेहद दुख हुआ। मैरीन उस्मान भी साकित रह गई थी। जानती थी मम्मा यही सब करेंगी मगर वो इस इंतहापन का सबूत देंगी अंदाजा नहीं था।
खुद से नजरें चुराकर उसने खामोश बैठे बाबा को देखा। मम्मा से ज्यादा वो बाबा के करीब थी। मम्मा की सोशल एक्टिविटी के बायस वो शुरू ही से उनसे दूर रही। जब उसने बाकायदगी से पुप्पू के घर जाना शुरू किया, तो जिस तरह बाबा को ये बात अच्छी लगी, वहीं मम्मा को आग लग गई। शुरू में उन्होंने उस पे सख्ती भी की, मगर वो बाज ना आई। जब वो बाबा से पुप्पू के घर का जिक्र करती, तो बाबा के चेहरे पे रोशनी फैल जाती थी। दादा दादी के बाद फूफू का मैका बाबा के दम से था। मम्मा का यही रवैया बाबा को बुरा लगता था। उन्होंने सरजनिश भी की, मगर मम्मा अपनी ही रविश पे सदा गामजन रही। बाबा भाई होने का हक निभाते, मगर मम्मा सालों फूफू के घर ना जाती। बाबा की कसक मैरीन उस्मान ने भाग कर मिटाने की सही की। फूफू के घर में दौड़ती भागती जिंदगी ने उसे असीर कर लिया। वो बाबा की खुशी के लिए उनसे मिलती थी, फिर खबर ही ना हुई इब्राहिम कब धड़कनों में समा गया, और अब मम्मा ने खुद को दांव पे लगा दिया था। बाबा को मम्मा और फूफू दोनों अजीज थे। वो एकदम से निराल नजर आने लगे। मम्मा के इंतकाम पे उसे तासुफ ने घेर लिया। जन्म भले उसे मम्मा ने दिया, मगर आगोश की गर्मी फूफो ने बख्शी थी। फिर इब्राहिम भी तो था, जो दीवानगी की हद तक दीवाना था। मम्मा ने अपने इंतकाम में उसके दिल का ना सोचा, जिसमें इब्राहिम धड़कता था। जिस रामिस रजा के बारे में वो सोचना भी गुनाह तस्वुर करती थी, उसे जिस्म जहां सौंपने का ख्याल ही सुहाने रूह था। फैसले की घड़ी मुश्किल थी। बाबा गैर मरई नुक्ते को देख रहे थे। उसने बाबा के शाने पे हाथ रखा। बाबा, अब क्या होगा? बाबा ने गर्दन मोड़कर उसका मुतफक्किर चेहरा देखा। तुम क्या चाहती हो बेटे? बाबा के सवाल पे नजरें झुक गईं। लब कुचलते वो उंगलियां चटखाने लगी। उनसे हजार करीब होने के बावजूद वो बेशर्मों की तरह इब्राहिम का नाम तो नहीं ले सकती थी। उसे कुछ कहने की जरूरत पेश ना आई। बाबा खुद ही जान गए। बहुत अजीब दोराहे पर खड़ा हूँ मैं। बहन और बेटी की खुशियों का सोचता हूँ तो बीवी को छोड़ना पड़ेगा। बीवी का सोचता हूँ तो बहन बेटी की खुशी रूठ जाती है। मेरे दुख का अंदाजा किसी को नहीं। वालिदैन के बाद सादिया को मैंने बहन नहीं बेटी जाना। आलिया से मेरी वन साइड लव मैरिज है। बहुत पापड़ बेल कर उसे अपनाया था। शुरू में उन दोनों के दरमियान नंद भावज वाली बात ना थी। आलिया एक मिसाली बीवी और भाभी थी, लेकिन रजा ने जब सादिया से शादी की ख्वाहिश जाहिर की, तो आलिया भलाई की भाई की खुशियों के लिए अड़ गई। उसे अपने भाई से बहुत मोहब्बत है। मैं और सादिया नहीं चाहते थे कि वकार से मंगनी तोड़ी जाए। सादिया स्कूलिंग कर रही थी जब अब्बा ने अपने दोस्त के बेटे वकार से उसकी मंगनी कर दी। मैं आगाह था, सादिया और वकार एक दूसरे को चाहते थे। कम उम्री की मोहब्बत ने उनके दिल में अ, घने पेड़ की शक्ल इख्तियार कर ली थी। ऐसे में आलिया ने मंगनी तोड़ने की कोशिश की, तो मैंने सादिया का साथ दिया और दो हिस्सों में बढ़ गया। मेरी आरजू थी बीवी और बहन को मिसाली मोहब्बत करते देखूं, मगर आलिया ने आज तक सादिया को माफ ना किया। अभी तो पुराना जख्म रिस रहा था और तुम्हारी खुशियां भी सामने आ खड़ी हुई। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मुझे तुम तीनों ही जान से प्यारे हो। मैं किसकी खुशी का सामान करूं? मम्मा और पुप्पू के बीच टेंशन की वजह से यंग जनरेशन आ गई थी। अब बाबा का सवाल उसे पजल कर गया। आप टेंशन मत ले बाबा, सब ठीक हो जाएगा। उसके लफ्जों का खोखलापन आया था। बाबा के लबों पे मजबूर मुस्कुराहट थी। मम्मा बेडरूम में मुकीम थी, जबकि पापा और वो कई घंटों से लाउंज में विराजमान इस मसले का हल तलाश कर रहे थे। मम्मा से कुछ कहना अबस था। वो अपनी हट की कितनी पक्की थी, वो दोनों आशना थे। पापा की दिल गिरफ्तगी पे उसे तरस आ रहा था। सिर्फ उसकी खुशियां होती तो वो पहली फुर्सत में मशवरा देती कि मम्मा को खुश करें, लेकिन सवाल सिर्फ उसका नहीं, फुप्पू की खुशियों का था। उनके मैके का मान बहाल करना रखना था। बाबा को बहनोई के आगे बहन की सरबुलंदी मकसूद थी। रात के 9 बज रहे थे। शाम भीग चुकी थी। सिरे भूख तो सिरे से थी ही नहीं। बाबा की फरमाइश पे कॉफी बनाकर लाई, तो अगले ही पल उसके वजूद को झटका लगा। कुछ देर कब्ल बाबा को सही हालत में छोड़ गई थी, मगर अब बाबा सीने पे हाथ रखे सर कुशन पे रखे नजर आए। मग काउच पे पटक कर वो सूरज से लपकी। क्या हुआ बाबा? पुष्प पे हाथ फैलाए वो दूसरे हाथ से चेहरा ऊपर किया। सुर्ख चेहरा पसीने में भीगा हुआ था। बाबा, क्या हो रहा है आपको? वो रुहासी हो गई। हवास सांस छोड़ने लगे थे। मम्मा, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई। पता नहीं उसकी सदा में दर्द था या मम्मा उसी तरफ आ रही थी। बाबा को अबतर हालत में मैरीन को परेशान हॉल देखा तो सूरज से करीब आई। क्या हुआ? मम्मा भी मुतफक्किर हो गई। नजरें बाबा के चेहरे पे जमी थी। मम्मा का सारा कुरूफर गुस्सा पस पर्दा चला गया। वो बाबा के करीब हो गई। मैरी, डॉक्टर को बुलाओ। मैरीन उस्मान के हवास काम नहीं कर रहे थे। काउच पे पड़ा फोन सेट घसीट कर उसने नंबर पुश किया। पता नहीं वो किसका नंबर पुश कर बैठी थी। मैरी, वो दूसरी तरफ से इब्राहिम की आवाज आई तो याद आया, वो उसका नंबर डायल कर बैठी है। मेरी, सब ठीक है? फुप्पू के मुजमहिल चेहरे ने पहले ही उसे किसी परेशानी का इशारा दिया था, और अब इसकी गैर मामूली खामोशी उसे बेताब कर गई। मेरी खुदारा एम्बुलेंस को फोन करो, तुम्हारे बाबा को कुछ हो रहा है। मम्मा की घबराई हुई आवाज इब्राहिम तक भी पहुंच गई। इब्राहिम, बाबा को पता नहीं क्या हो रहा है, तुम आ जाओ। वो बेसाख्ता रो पड़ी। मैं आ रहा हूँ। सूरत हाल का अंदाजा करके मजीद किसी इस्तफसार के बगैर उसने लाइन डिस्कनेक्ट कर दी।
उसने एम्बुलेंस कॉल कर ली। इससे पहले इब्राहिम उनके सामने था, व्हाइट शलवार सूट में मलबूस कपड़ों की शिकनें उसके ज़हनी उलझन की अमीन थी। बिना किसी बात के वो बाबा की तरफ बढ़ा। अगले ही लम्हे बाबा के वजूद को मजबूत बाजुओं में भर के बाहर निकलने लगा। मम्मा और मैरीन उसके पीछे थी। मम्मा ने पीछे की सीट पर बैठकर बाबा का सर गोद में रख लिया। वो फ्रंट डोर खोलकर बैठ चुकी थी। गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ रवां-दवां थी। बाबा को आईसीयू में ले जाया गया। सीरियस हार्ट अटैक था। मम्मा और वो शीशे के पार बाबा को मशीनों में जकड़े डॉक्टरों के नरगे में मौजूद तख्ते अश्क बार थी। मामी इंशाल्लाह मामू ठीक हो जाएंगे। मम्मा के हाथ थामे वो अपनाइयत से दिलासा दे रहा था। बी ब्रेव मैरी। अब वो उसे सरजनिश कर रहा था। घर में किसी को कुछ बताए बिना वो उजलत में चला आया था। अब उन्हें कॉल किया तो वो भागे चले आए। फुप्पा इब्राहिम से बाबा के मुतालिक इस्तफसार कर रहे थे, जबकि फुप्पू रोते हुए गोया थी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मुझे खबर होती कि रिश्ता देने से मेरा भाई जिंदगी और मौत के बीच लटक जाएगा तो कभी रिश्ता लेकर ना आती। मम्मा खामोशी से सब देख सुन रही थी। वो फूफू तक आया। अम्मा, ये वक्त इन बातों का नहीं है। आप मामू की जिंदगी के लिए दुआ करें। उसने एक नजर अश्क बार मैरीन पे डाली, फिर नजर फेर ली। कई घंटों के सब्र आजमा इंतजार के बाद डॉक्टर ने बाबा की जिंदगी की नवेद दी। सबके दिल बारगाही इलाही में सरबसजूद थे। बाबा को सुबह रूम में शिफ्ट कर दिया जाना था। हॉस्पिटल में बैक वक्त इतने बंदों को रहने की इजाजत नहीं थी। इब्राहिम गोया हुआ, मैं मामू के पास रहूंगा, आप सब घर चले जाएं। मामी, आपको बुरा ना लगे तो आप और मेरी हमारे घर चले जाएं। वहां आप लोग तनहा हो जाएंगे। अब्बा, आप मामी और मेरी को घर ले जाएं। मम्मा रुकने पे बजित थी, मगर उसने मना कर ही दम लिया। मैरी, चलो बेटा, इब्राहिम है यहाँ, हम सुबह आ जाएंगे। पुप्पा उसके सर पे हाथ रखे गोया थे। उसका सर नफी में हिला। मुझे नहीं जाना, मैं यहीं बाबा के पास रहूंगी। सबने कहकर देख लिया, मगर वो अपनी बात पे कायम रही। वो तीनों चले गए। बाबा दवाओं के जेरे असर गाफिल थे। बेंच पे बैठी गोद में धरे हाथ पे नजरें जमाए वो अश्कबार थी। कॉरिडोर में टहलते वो कितनी देर से उसे रोते देख रहा था। बर्दाश्त जवाब दे गई तो बेंच पे बैठ गया। भीगा चेहरा, सूजी आंखें, आंसुओं को रोकने की कोशिश में कुचलते लब, हिचकियों की जद में नाजुक वजूद, अपनी अजीज तरीन हस्ती को दर्द में डूबे देखकर कितनी तकलीफ होती है, उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। दिल की यही आरज़ू होती है, दुखों को निकाल कर पलक झपकते मुसर्रतों को हमसफर कर दे। चंद सानिया खामोशी से देखने के बाद उसका सर अपने शाने पे रख लिया। मामू अब ठीक है, तुम तन्हा नहीं हो। इस तरह रोने का कुछ फायदा है? बोलो, तुम रिलैक्स रहो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, वही करूंगा जिसमें तुम्हारी खुशी होगी। तुम्हें दुखों का सौदा करने नहीं दूंगा। वाह! इसके लिए इब्राहिम को कितना ही खसारा सहना पड़े। धीमी सरगोशी पे उसकी आंखें मजीद बरसने लगीं। उसकी शर्ट भीगती जा रही थी। बाबा डिस्चार्ज होकर घर आ गए थे। इब्राहिम ने बेटों से बढ़कर साथ दिया था। वो जो बरसों से घर आना छोड़े बैठा था, अब सुबह शाम चक्कर लगाता था, मेडिसिन और एहतियात की ताकीद करता था। फुप्पू और फूफा जान भी बीती बातों को दरगुजर करके मुसलसल खबरगिरी करते रहते थे। बाबा रूह बसेहत थे। फूफू फूफा जान आए बैठे थे। मम्मा भी विराजमान थी, पापा के सिरहाने बैठे मैरीन उस्मान बाबा को जबरदस्ती सूप पिला रही थी। अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम ऑफिस से सीधा यहीं चला आया। बाबा के डिस्चार्ज होने के बाद से उसने यही रूटीन बना ली थी। अब कैसी तबीयत है मामू? एकदम से झुककर उसने बाबा की पेशानी पे हाथ रखा। मस्टर्ड शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक टाई बांधे, ब्लैक कोट बाजू पे डाले, खुशबुओं में बसा मैरीन उस्मान के बेहद करीब था। अब ठीक हूँ बेटा। कमरे में तायराना निगाह डालकर बाबा आसूदगी से गोया थे। फूफा जान फुप्पू सामने सोफे पे विराजमान थे। मम्मा बेड पे बाबा के सिरहाने बैठी थी, जबकि दूसरी तरफ मैरीन उस्मान थी। वो बाबा के पैरों पे हाथ रखे गोया था। कल चेकअप करवाने जाना है, आप तैयार रहिएगा, मैं ले जाऊंगा। नो एक्सक्यूज। फर्स्ट शनास बेटे की तरह प्यार धमस से गोया था। सूप के बाउल में चमचा हिलाती मैरीन उस्मान ने झुकी पलकें उठाकर चंद फीट के फासले पे अपने सामने मौजूद शख्स को देखा, जो अब मम्मा से बातें कर रहा था। मुलाजिम चाय ले आया था। बाउल ट्रॉली में रखकर वो चाय बनाने लगी। सबको मग थमाकर आखिर में उसे थमाया। उसने खामोशी से थाम लिया। ड्राई फ्रूट की प्लेट बढ़ाई। उसने नफी में सर हिलाया। मैरीन अपना मग लेकर साबका पोजीशन में बैठ गई। लहजा लहजा उसकी नजरें इब्राहिम पे उठ रही थी। वो गैर मामूली खामोशी से भाप उड़ाती चाय पे नजरें जमाई किसी सोच में मुस्तगरिक नजर आ रहा था। एक बात और नोट की थी, बाबा के अटैक के बाद से वो कम उसके पास बैठा था। वो खुद उसके पास जाती तो उसे कोई काम याद आ जाता। आज जब से आया था, एक नजर भी मैरीन उस्मान पर ना डाली थी। उस्मान की सेहतयाबी पर मैं चाह रही हूँ कि छोटी सी पार्टी अरेंज कर लूं, मम्मा कमरे में मौजूद नफूस से कह रही थी। पुप्पू पुप्पा जान और बाबा मम्मा के हम ख्याल थे। इब्राहिम सोचो के गोरख धंधे में गुम था। मैरीन उस्मान उसे ढूंढने में मगन थी। पार्टी के मुतालिक तुम्हारी क्या राय है इब्राहिम? मम्मा ने मुखातिब किया तो वो लौट आया। अच्छा सोचा है, बिस्तर पे लेटे लेटे मामू भी बोर हो गए होंगे।
थोड़ा चेंज मिलेगा। नो डाउट आप अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं। अगर परमिशन दे तो इस पार्टी को मैं ऑर्गेनाइज करना चाहूंगा। उसने अपनी खिदमात पेश की। श्योर, लेकिन याद रहे कुछ गड़बड़ हुई तो खिंचाई भी कर दूंगी। मम्मा का ऐसा रूप इब्राहिम के लिए किसी ने भी नहीं देखा था। सब तहय्युर के साथ खामोश थे। आप हक रखती हैं, उसने मान बढ़ाया। भाभी, ये सिर्फ हमारा नहीं, आपका भी बेटा है। पप्पू के जुमले पे मम्मा मुस्कुरा देती। मामी, इब्राहिम की पुकार गैर मामूली थी। सब मुतवज्जो हो गए। उसने चारों को देखा। नजर सामने उठाने की हिम्मत नहीं थी। माजी में जो कुछ हुआ उस पे मैं कुछ कहने से कासिर हूँ। आप लोग मेरे बड़े हैं। शुरू से हमारे रिलेशन ठीक ठीक ही रहे। जब मैंने जाना कि मामी को मेरा आना गिरा गुजरता है तो मैंने यहाँ आना छोड़ दिया। अपनी जात से किसी को तकलीफ देना मुझे गवारा नहीं। लेकिन नादानिस्तगी में जो हुआ उस पर शर्मिंदा हूँ। मुझे खबर नहीं थी मेरी मोहब्बत मामू को मौत और जिस्त के बीच खड़ा कर देगी। मैंने मामी को कभी दुख देने के बारे में नहीं सोचा। सोच भी कैसे सकता हूँ। है तो मेरी माँ जैसी। मेरी वजह से पिछले दिनों जिन हालात का सामना सबको करना पड़ा, मैं उस पे शर्मिंदा हूँ। मामी, मैंने आपकी बेटी से मोहब्बत ज़रूर की है, मगर उसका अच्छा-बुरा सोचने का हक मुझसे कहीं ज़्यादा आपको है। अपनी बेटी के लिए आप रामिस रज़ा या किसी का भी रिश्ता कबूल करें, मुझे एतराज़ का कोई हक नहीं है। मेरी अव्वलीन आरज़ू इस घर और मखीनों की खुशी है। आप जिससे चाहें अपनी बेटी ब्याह दें। मैं उसे हर कौलो-फ़ेल से आज़ाद करता हूँ। आपकी बेटी से दस्तबरदार होता हूँ, लेकिन मैं फिर से पुरानी रविश नहीं अपना सकता। मैं आपका और मामू का बेटा बनना चाहता हूँ। आप लोग मुझसे बेइतनाई बरतें, मगर मैं एक बेटे की हैसियत से आप लोगों से जुड़ा रहूँगा। आज चाहें या ना चाहें। उम्मीद है मेरी बातें गिरा नहीं गुज़री होंगी। आज ऑफ़िस में बहुत थक गया था, कल आऊँगा, चलता हूँ। अपनी बात मुकम्मल करके कमरे पे तायराना निगाह डालकर वो पलट गया। उसने अपनी नज़रों पे कड़े पहरे बिठाए थे। अगर नज़रें सामने मैरीन उस्मान से मुतसादिम हो जातीं, तो शायद इब्राहिम वो सब ना कह सकता जो कई दिनों से कहने का तालिब था। मैरीन उस्मान लफ्ज़ों की बाज़गश में कितनी ही देर बेयकीनी से बैठी रह गई थी। तुमसे जुदा होकर बदल दिया है सब कुछ, तुमसे वाबस्ता तमाम बातें भुला दी है मैंने। हर कॉल पे तुम्हारा गुमा होता था, सो फ़ोन से कमरे से निकाल दिया है। जिस डायरी में तुम रहते थे, उसे कूड़ेदान में डाल दिया है। जिस ग्लास में तुम पानी पिया करते थे, उसे तोड़ दिया है। मुझ पे जो रंग तुम्हें भाते थे, उन्हें छोड़ दिया है। तुमसे जुड़ी हर एक चीज़ कोने खद्दरों में डालकर सोच रही हूँ। तुमसे वाबस्ता हर एक चीज़ खुद से जुदा करके एक शय जो मेरे सीने में धड़कता है, जिसमें तुम बसते हो। इस दिल का क्या करूँ? इसे मैं कहाँ रखूँ? घर में कुल 3 नफूस थे, मगर इतनी खामोशी कभी नहीं रही थी। बाबा बिज़नेस, मम्मा सोशल पार्टीज़ में मसरूफ़ थी, मगर दरो-दीवार से ऐसी वहशत कभी महसूस नहीं हुई थी। फूफू, बाबा जान पहले ही की तरह खबरगिरी करते थे। मम्मा-पापा भी आजकल घर ही में नज़र आते थे। मम्मा ने सारी सरगर्मियों को पसे-पुश डाल दिया था। इब्राहिम सुबह-शाम चक्कर लगा जाता था। पिछली बातों को किसी ने कुरेदा नहीं था। इब्राहिम की नज़रें हज़ार कोशिश के बावजूद भी बेकाबू हो जाती थी। आते-जाते उसकी नज़रें उसके ही चेहरे को खोजती थी, मगर उस दिन के बाद से उसे मैरीन उस्मान का अक्स भी देखने को ना मिला। दिल में चोट था, सो किसी से इस्तफ़सार भी ना किया। मैरीन उस्मान को चुप सी लग गई थी। मम्मा-पापा के बुलावे पे मेज़ तक आ जाती और फ़ॉर्मेलिटी निभाकर उठ भी जाती। उस दिन के बाद से उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा था। रोई भी नहीं थी। कभी-कभी दुःख इतना सिवा होता है कि दिल दर्द से बंद होने लगता है। हल्क में काँटे से चुभ रहे होते हैं, मगर आँखें बंजर हो जाती हैं। मम्मा कई दिनों से उसे देख रही थी। उसकी उदासी ज़ोदे-रंजी उनकी निगाह में थी। मैरीन उस्मान की खामोशी चीख-चीख कर गोया थी। वो उसकी अच्छी माँ नहीं है, जैसे जिसे बेटी की खुशियों की परवाह नहीं है, जिसे अपनी अना अज़ीज़ है। इंतकाम के बायस पहले ही बहुत से गुलाब लम्हे उन्होंने गँवा दिए थे। अब अपनी बेटी को अना की भेंट चढ़ाना उन्हें गँवारा नहीं था। वो भी किसके लिए? उस भाई के लिए जो उन्हें बहुत अज़ीज़ था, जिसने सादिया से शादी ना करवाने पे खुदकुशी की धमकी दी थी और करोड़पति बीवी पाकर सारा इश्क उतर गया। उन्होंने हमेशा भाई को अव्वलियत दी। और बदले में भाई ने क्या दिया? कुछ भी तो नहीं। जब उनका सुहाग लुट रहा था, तब उन्होंने कितने मान से भाई को फ़ोन किया था। वो तालिब थीं, एक शानी की ताकि कथारसिस कर सकें जो और जवाब में भाई ने मसरूफ़ियत की लंबी-चौड़ी लिस्ट थमा दी। साथ ही रामिस को भेजता हूँ कहकर जान छुड़ा ली। रामिस रज़ा आया था, मगर वो हॉस्पिटल के माहौल से एलर्जिक है, ये कहकर 1 घंटे में चल दिया। भाई की मसरूफ़ियत 1 हफ्ते तक ख़त्म ना हुई, तो वो गिला करने उनके घर चल दी। जहाँ रामिस रज़ा अपने लॉन में शर्जील से महवे गुफ्तगू था। यारा यारा सारा फैलावा डैड का है। वही चाहते हैं कि मैं मैरीन उस्मान से बाकायदा शादी करूँ। उसके कई फ़ायदे हैं। एक तो हमारा डूबता बिज़नेस अंकल उस्मान के तुफ़ैल फिर से उभर जाएगा। दूसरे आलिया आंटी सारी उम्र डैड की एहसानमंद रहेंगी कि हमने इब्राहिम जैसे मिडल क्लास शख्स से उनकी बेटी को बचाया।
यही वो बातें हैं जिन पे मुझे सब्र करना पड़ रहा है। डैड ने रिश्ते की बात भी कर ली है। आंटी तो तैयार हैं, असला पंगा तो वो बुढ़ा और उसकी बेटी कर रहे हैं। अगर डैड मुझे ठंडा करके ना खाने को बोलते तो इस महरीन उस्मान की तो धज्जियां उड़ा देता। सारी पारसाई धरी की धरी रह जाती। डैड ने कह दिया है बस शादी हो जाए, फिर मैं महरीन उस्मान से जो चाहे सलूक करूँ, वो मुझे टोकेंगे नहीं। फिर देखना मैं क्या हश्र करता हूँ महरीन उस्मान का। ड्रिंक के सिप लेते वो तहकीर और नफरत से गोया था। मम्मा तैयूर से अपनी जगह जम गई। क्या है इंसान, कितने रूप हैं इसके। हकीकतन इंसान से बड़ा अजूबा इस रुए जमीन पे कोई नहीं है। कब कहाँ किस रूप में सामने आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। किसी इंसान के इतने चेहरे होते हैं कि आंखें थक जाती हैं मगर रूप खत्म नहीं होते। मम्मा खामोशी से पलट आई थी। उस दहलीज से निकलते उन्होंने सारे रिश्ते वहीं तोड़ दिए थे। अगले रोज रामेश जहरीली शराब पीकर हॉस्पिटल जा पहुंचा था। बुरे का अंजाम हमेशा बुरा भी तो होता है। तअस्सुफ से सोचते मम्मा ने हकीकत की नज़र से अपने गिर्द मौजूद लोगों को देखा। सादिया वो नन जिसने हमेशा उनकी सारी बातें बर्दाश्त की। फिर उन्होंने इब्राहिम की इब्राहिम के बारे में सोचा था और खूब सोचा था। कितनी आसानी से वो उनकी बेटी उन्हें सौंप गया था। चाहता तो वरगला कर उनकी इज्जत खाक में मिला सकता था, मगर वो खुद दस्तबरदार हो गया। यही उसकी आला ज़र्फी थी। इब्राहिम आया था। बाबा वॉक पे गए हुए थे। मम्मा लाउंज में मेज के पास विराजमान थी। वो भी वहीं विराजमान हो गया। चंद एक बातों के बाद मम्मा ने उसे बगौर देखा। घिसी हुई स्काई ब्लू जीन्स पे व्हाइट शर्ट पहन रखी थी। अंदर खासी गर्मी थी मगर बाहर खासी ठंड थी। वो शॉल स्वेटर जैकेट के बगैर सर्दो गर्म से बेनियाज नजर आ रहा था। 2 रोज की बड़ी शेव संजीदा चेहरा। वो कोई दूसरा इब्राहिम लग रहा था। गाये बगाए मुतलाशी नजरें बड़ी आस में खोने खदरों तक जाती, फिर गौहर मकसूद को ना पाकर नामुराद लौट कर बुझ जाती। मम्मा कितनी ही देर उसकी गायब दिमागी नोट करती रहीं, बेताब निगाहों को परखती रहीं। बहुत मोहब्बत करते हो मेरी बेटी से? सवाल इतना गैर मुतवक्को था कि वो भौचक्का रह गया। जी, मैंने पूछा है, बहुत मोहब्बत करते हो मेरी बेटी से? कमाले सुकून से सवाल दोहराया। मक्की किनारों पर उंगली फेरते वो सर झुका गया। झूठ बोलूं या सच? इस्तफसार हुआ। सच। मम्मा का लहजा बेलचक था। हाँ। मम्मा के लबों पे मुस्कुराहट बेसाख्ता फैल गई। वो नजरें चुरा गया। फिर क्या इरादे हैं? किस बारे में? मेरी बेटी को कब लेने आ रहे हो सहरा बांध कर? मम्मा ने जैसे धमाका किया था वो इस्तेजाब से सर उठाए देके गया। मामी, मैंने सबसे माफी मांग ली है, कहोगे तो तुमसे भी मांग लूंगी। उनके शर्मसार लहजे पे वो मम्मा का हाथ थाम गया। गुनहगार मत कीजिए। तुमने जवाब नहीं दिया। वो रामीस जहन्नम में गया, वो तुम अपनी कहो। मामी, सच कहूँ, मैंने मैरी को पाने के ख्वाब जरूर देखे हैं, लेकिन अब मैंने हर जाविये से देखा तो एहसास हुआ। क्या वो मेरे साथ मखसूस सैलरी में खुश रह सकेगी? रामीस, ना सही। दुनिया में बहुत से अच्छे लड़के हैं। आप मैरी की शादी किसी दौलतमंद से कर दीजिए जहां वो खुश रहे। वो उसका सच्चा खैर ख्वाह था। अपनी खुशियों के बजाय उसके बारे में सोच रहा था। ये सारी बातें तुमने गालिबन मुझे सोच कर कही हैं, क्योंकि तुम मेरी बेटी के मिजाज से बखूबी वाकिफ हो। जन्म भले उसे मैंने दिया, मगर इसका अंदाज तुम्हारी माँ जैसा है। दौलत को ठुकरा कर माशाअल्लाह सादिया खुश है। मेरी बेटी भी सादिया पे गई है। उसे कीमती कपड़ों का नहीं, मोहब्बत भरे माहौल का शौक है। उसकी कमजोरी गोल्ड डायमंड की ज्वेलरी नहीं, फूलों के गहने हैं। उसे सिक्कों की खनक नहीं, मोहब्बत भरे जुमले मुतासिर करते हैं। 5 स्टार होटल में खाना खाने का शौक नहीं, चंद रुपयों से खरीदे भुट्टे और आइसक्रीम पसंद है। मम्मा बेटी की जज्बात बयान कर रही थी। तुम अपनी कहो। मुंह मोड़ना तो नहीं चाह रहे हो? मम्मा उसे टटोल रही थी। अपनी हयात की अव्वलीन ख्वाहिश से मुंह मोड़कर कोई खुश रह सकता है? उल्टा इस्तेफसार हुआ। डायलॉग्स बोलने में तुम्हारा कोई सानी नहीं, पता चल गया है मुझे। मेरी बेटी को यूं ही असीर किया है। मम्मा के शोखे से चिढ़ने पे वो झेप गया। उंगलियों से पेशानी पकड़े मुस्कुराते हुए सर झुका गया। अभी सादिया को कॉल करके एंगेजमेंट की डेट फिक्स करती हूँ। नजदीक की करूँ या दूर की? मम्मा मुसलसल छेड़ रही थी। मामी प्लीज, उसने ये जैसे इल्तिजा की। खफत से सुर्ख चेहरा मम्मा को हंसने पर मजबूर कर गया। मामी, आज 10 तारीख है। आप लोगों को जो भी करना है प्लीज 14 फरवरी को कीजिएगा। साथ ही प्रॉमिस की मेरी को खबर ना हो। वो एकदम से पुरजोश हो गया। मम्मा को मानते ही बनी। मम्मा ने फुप्पू को कॉल किया। वो मम्मा के पास ही बैठा था। मम्मा गोया थी। सादिया, जो चाहो कहो, मगर मेरा होने वाला दामाद है बड़ा बेशर्म। मेरे सामने इकरार कर रहा है कि आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ। फुप्पू के साथ मम्मा भी हंस पड़ी थी। मुस्कुराहट दबा के वो वॉकआउट कर गया। अग्रेसिव हो तुम तो अग्रेसिव हूं मैं भी। आउटस्पोकन हो तुम तो आउटस्पोकन हूं मैं भी। लायर हो तुम तो लायर हूं मैं भी, मगर हकीकत ये भी है जाना। खालिस हो तुम तो खालिस हूं मैं भी। मोहब्बत हो तुम तो मोहब्बत हूं मैं भी। सफा के टास पे एक मुस्कुराती नजर डालकर उसने पेन डायरी के सफों में छोड़कर डायरी बंद कर दी। कभी कभी यूं लग रहा होता है सारी रात राहें बंद हो गई हों, कहीं कोई रास्ता, कोई निशान ना हो, कोई जुगनू, कोई आल दिल के करीब नहीं फटकती। लेकिन फिर एकदम
से सारी राहें साबित कदम मुसाफिर के आगे खुल जाती हैं। निशान क्या मंजिल मिल जाती है। बाबा वाले साने पे वो अंदर से हिल गया था। जिस तो मौत का तब तकदीर के हाथ में चीज़ तो मौत कातिबे तकदीर के हाथ में है, मगर खुदा न ख्वास्ता बाबा को कुछ हो जाता तो सारी जिंदगी कसक रहती कि उसकी मोहब्बत ने बाबा की जान ली। आहों सिसकियों पे बना घरौंदा आंसुओं की अ, यूरिश में बह जाता है। माँ की जिंदगी सामने थी, जिस तरह वो भाई और भाभी के लिए उदास रहती थी, नहीं चाहता था कि मैरीन उस्मान भी उन्हीं पुरदर्द लहरों से गुजरे। रिश्तों की कसक इंसान को सारी जिंदगी बेकल रखती है। लेकिन अब सब ठीक था। मोहब्बत का गुलिस्तान फिर से गुनगुनाने लगा था। मैरीन उस्मान की खामोशी सामना ना करना जाहिर कर रहा था कि वो कितनी नाराज होगी, कितना गुस्सा होगा उस पर। बाज लोगों से शक्लें मिलती हैं, मगर बाज लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारी आदतें मिलती हैं। इब्राहिम और मैरीन उस्मान बज़ाहिर दो नाम थे, मगर उनकी आदतें एक दूसरे से बेहद मिलती थी। दोनों एक ही जैसी खूबी खामी से आरास्ता थे। अपनी ही तरह का देखा मैंने एक शख्स। मैरीन उस्मान की खामोशी के पीछे कितने तूफान छुपे थे। इब्राहिम जानता था वो तमाम नाराज़ी मिटा सकता था, तमाम गुस्सा झाग की तरह बिठा सकता था, तमाम तूफान के रुख मोड़ सकता था, लेकिन उसे इंतज़ार था 14 फरवरी का। किसी अपने से बिछड़ने का एहसास बहुत कठिन है। खुद से हज़ारों अहद होते हैं याद नहीं करने के, भूल जाने के, मगर सारे अहद इरादे रेत की मानिंद फिसलते चले जाते हैं। सारी कोशिश रायगा चली जाती है। कुछ लोग इतने मुस्तकिल मिजाज होते हैं कि ख्यालों के कोने खदरों से अंदर घुस आते हैं, फिर निकालने नहीं निकलते। 14 फरवरी नज़र टेबल कैलेंडर पर पड़ी तो दिल से आह निकली। वो शख्स उसे दान करके न जाने क्या कर रहा होगा। आपसे है गिला, आपसे ही प्यार, आपका था मुझे हर पल इंतज़ार। बर्दाश्त नहीं होता अब मुझसे मेरे यार, आपकी ख़ता बेवफ़ाई मुआफ़ करता है दिल, जाने क्यों? आपसे सनम इंतहाई प्यार करता है दिल, जाने क्यों? सीडी प्लेयर बज रहा था और आँखों के समुंदर में जलन होने लगी थी। गरम लहरें पलकों के किनारों को जला रही थी। दिल में दर्द के टाके धड़ाधड़ खुल गए। उसकी खामोशी उसे अंदर ही अंदर काट रही थी, खा रही थी। अंदर एक आग लगी हुई थी। गुस्से का आतिशफ़ेशां फटने को बेकरार था, इश्तिआल रगों में दौड़ रहा था। थोड़ी देर पहले मम्मा आई थीं उसके पास। उसकी दिल-गिरफ़्तगी पे चोट पड़ी थी, उनके दिल पे। उनकी गोद में सर रखे कितने आँसू उसने खामोशी से बहाए थे। मम्मा उसके बालों में उँगलियाँ फेर रही थी। मम्मा, आप फिर से बदल तो नहीं जाएँगी ना? मम्मा ने बेसाख्ता उसकी पेशानी चूम ली थी। मलगजे हुलिये पे एक निगाह डालकर मम्मा पिंक सूट थमा गईं। उसे चेंज करना पड़ा। कारपेट पे घुटनों के गर्द बाजू लपेटे, पेशानी घुटनों पे टिकाए वो कितनी ही देर से उसी पोज़ीशन में बैठी थी। उसके बेडरूम का दरवाज़ा खुला था कि मखसूस खुशबू फैल गई। उसका अंदाज़ हनूज़ वही था। मेरी समात में जैसे किसी ने सरगोशी की थी। झटके से सर उठाकर उसने नज़रें उठाई थी। इब्राहिम अपनी ज़ात का ज़याम लिए मुकाबिल था। उसकी आँखें साकित रह गई थी। सहर-अंगेज़ निगाहें इब्राहिम पे उठी हुई थीं। फिर उन आँखों में धीरे-धीरे तुग़यानी उतर आई। उसने पेशानी साबका अंदाज़ में घुटने पे रख ली। उसके दर्द, तड़प, अज़ियत का एहसास था। हिज्र के लम्हे कितने कड़े गुज़रे हैं। उसके आँसू अमीन थे। मुकाबिल बैठते उसके सर पे उसका हाथ आ पड़ा। मेरी पुकार मोहब्बत और जुनून से लबरेज थी। उसने झटके से उसका हाथ अपने सर से हटा दिया। खफगी भरे चेहरे पे उसने मुस्कुराती नजर डाली। कैसी हो? इतने दिनों की बेगानगी के बाद उस रवैये ने उसे आग लगा दी। जिंदा हूं, वरना तो सोचे बैठे होगे कि तुम्हारे इश्क में फौत हो गई होंगी। नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ, बड़ों से भी सुना है, बुरे लोग जल्दी नहीं मरते। उसकी जान पे बनी थी और वो बदला संजी में मगन था। गेट लॉस्ट, वो चीखी। जब मेरा दिल चाहेगा तब जाऊंगा। उसे सताने में मजा आ रहा था। ये मेरा बेडरूम है, मेरा घर है, उसने जताया। तुम्हें क्या लगता है मेरी याददाश्त कहीं खो गई है? इब्राहिम, दफा हो जाओ। तुम इस लायक नहीं हो कि तुमसे बात भी की जाए। ऐसा क्या कर दिया मैंने? ज्यादा मासूम ना बनो। मैं समझती थी तुम औरों से मुख्तलिफ हो, मगर जल्द ही तुमने भी अपना असली रूप दिखा दिया। मोहब्बत के सफर में दूर तक चलकर पीछे हट गए। न सिर्फ पीछे हटे, मुझे दान कर दिया। कौन सा इस्तेकाक रखते थे तुम मुझ पे? हक क्या है मुझ पे तुम्हारा, जो तुम मेरी जिंदगी का फैसला करने चले थे? मैं बाजार में सजी कोई चीज थी जिसे जब चाहोगे किसी की झोली में डालकर चलते बनोगे? इतनी बेमोल नहीं है मेरी जात। गुस्से से बुरी हालत थी। अगर मैं सॉरी कहूँ तो सागर आंखें बगौर सहर अंगेज नजरों में गड़ी थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रुखाई से गोया थी। मैंने जो कुछ कहा था उसका मकसद ये नहीं था कि मैंने तुमसे मोहब्बत नहीं की या तुमसे दस्तबरदारी का फैसला करना आसान था। कितनी ही रातें नींदें गंवा कर बड़ी मुश्किलों से फैसला किया था। अपना फैसला सुनाते वक्त मैंने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं था, क्योंकि मुझे यकीन था तुम पे नजर पड़ते ही मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। मेरी कमजोरी तुम हो। मैंने जो भी कहा था तुम्हारी खुशी के लिए कहा था। तुम्हारा चैन, तुम्हारी हंसी मुझे मुकम्मल चाहिए थी, मगर मामी के बायस ऐसा किसी तौर पे मुमकिन नहीं था।
टक्कर लेकर मैं तुम्हें पा जरूर लेता, मगर तुम कभी मुकम्मल खुशी से लुत्फानंदोज ना होती, मेरी रफाकत तुम्हें निखार ना पाती। अपनी अम्मा को मैंने अक्सर भाई भाभी के लिए उदास देखा है। अपनी अम्मा की तरह मैं तुम्हें दो हिस्सों में बटी जिंदगी जीते नहीं देख सकता था। तुम मेरी होकर भी ना आसूदा रहती तो मैं कभी खुद को माफ ना कर पाता। मुझे तुम्हारी हंसी मुस्कुराहट तुम समेत अजीज है। वो अचंभे से उसकी सूरत देख रही थी। यकीन नहीं आ रहा कि मैंने सब तुम्हारी खुशी के लिए किया। एक झूठ और बेएतबार शख्स पे यकीन क्यों कराए? मैं झूठा और बेएतबार हूँ? वो गुस्से में आ गया। वो हकीकत बता रहा था और वो झूठा गिरदान रही थी। गुस्सीले के साथ बहुत बुरे भी हो, लेकिन ये तुम्हारी सागर आंखें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि ये तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलती। वो मुस्कुराते हुए गोया थी। हैं? एकदम से ट्रैक बदलने पे वो हवन्नक हो गया। कहाँ तो वो लड़ रही थी और अब मुस्कुराहट का लबों पे कब्जा था। ये क्या चक्कर है? सच सच बताओ। चेहरे पे झूलती लिट को खींचा। मम्मा अभी थोड़ी देर पहले मुझे सब बता गई हैं, उसने इंकशाफ किया। शिट, यानी इतनी देर से मुझे उल्लू बना रही थी। नजरें चेहरे पे भटक रही थी। तुमने भी तो मुझे सताया। वो बेसाख्ता हंस पड़ी। लाइट पिंक हाई नेक ब्लैक जींस में फ्रेश चेहरे के साथ अच्छा लग रहा था। मुझे माफ कर दिया। मुझे माफ कर दिया, धीरे से सवाल किया। तुम जैसे हमसफर से कौन नाराज रह सकता है? लेकिन मैं अभी खफा हूँ। वैलेंटाइन डे के हवाले से मैंने तुमसे अपना एक सीक्रेट शेयर किया था। न जाने कैसे शख्स से प्यार कर बैठी हूँ, सब कुछ खुद बताना पड़ता है। खुद चले आए, ये नहीं हुआ कि चंद रुपयों के गजरे खरीद लाओ। चुप, बहुत बोलती हो तुम। डांट कर गहने सामने किए। वो शॉक्ड रह गई। कंगन पहनाते धीरे से गोया हुआ। सब याद है। तुमसे नाता जोड़ा तो सारी चीजें याद कर ली हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा बोलना अच्छा लगता है। वो अब दूसरे हाथ में कंगन पहना रहा था। जब तुम इस्तेहकाक से डपटती हो तब अच्छा लगता है। माफ करने के बावजूद नाराजगी का इजहार करती हो तो अच्छा लगता है। गजरे ना लाने पे गुस्सा करती हो तो और भी अच्छा लगता है। अब वो कानों में फूल पहना रहा था। वो खुद में सिमट गई। सारी बोलती बंद हो गई। गजरों में लिपटी सिमटी सिमटी करार लूट रही थी। पलकें झुकी थी, दोनों हाथ हाथों में लेकर गोया था। वो कहती है मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं है, फिर घंटों क्यों मुझे तकती है? वो कहती है मैं झूठा हूँ, फिर एतबार क्यों मुझ पे करती है? वो कहती है मैं उसका नहीं हूँ, फिर मुझे अपनी सी क्यों लगती है? वो कहती है गुस्सा ना किया करूँ, फिर वो इतने दिनों बाद क्यों मिलती है? वो कहती है मुझसे मोहब्बत नहीं है उसे, फिर मेरे सामने पलकें बोझल क्यों रहती हैं? मुकर जाती है हर एक बात से, खामोश हो जाती है हर सवाल पे। फिर मैं कहता हूँ इश्क की लौ से बच ना सकोगी अब। मेरा इश्क शोला सा है जो तुम्हारे दिल को लपकता है। वो हाथ छुड़ाकर ड्रेसिंग टेबल के पास जा खड़ी हुई। बाहर फुप्पू आई बैठी थी। उसे तैयार होकर बाहर जाना था, जहां तमाम बड़े उन दोनों के मुंतजिर थे। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने जा बैठी। इब्राहिम कमर ड्रेसिंग टेबल से टिका कर हाथ बांधे खड़ा रहा। मुझसे नाता जोड़ने चली हो तो चंद बातें जान लो। उसने लिपस्टिक उसके हाथ से लेकर बंद की। बताओ। रोज ढेरों शॉपिंग नहीं करा सकूंगा, महीने में एक जोड़ा बनाऊंगा। एक महीने में एक जोड़ा बनाऊंगी। फाका करना पड़ा तो कर लोगी? हाँ, लेकिन तुम होटलिंग करके नहीं आओगे। अब वो उंगलियां फैलाए क्यूटिक्स नाखूनों पे लगा रही थी। वो मुस्कुराते हुए बगौर देख रहा था। रिवायती शौहरों की तरह लड़ूंगा, मजबूर बीवियों की तरह किचन में जाकर रो लूंगी। नाखूनों पर फूंक मारते वो गोया थी। रोज सुबह 7 बजे उठना होगा। उठ जाऊंगी। झगड़ कर मैके तो नहीं जाओगी? तुम घर में मना लेना। बालों में ब्रश करते उन्हें कैचर में जकड़ने लगी। उसने हाथ बढ़ाकर कैचर ले लिया। बाल बिखर गए। उसका जगमगाता चेहरा और रोशन हो गया। मैं अपना एक अलग कबीला बनाना चाहता हूँ। वो उसे शरीर नजरों से देख रहा था। मैरीन अपना मुतगैर चेहरा झुका गई। मुझसे ताउन की उम्मीद मत रखना। दुपट्टा शानों पे बराबर करके वो सूरत से निकल गई। वो मुस्कुराता हुआ पीछे था। खत्म शुद्ध।